अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम एक कॉइल रखते हैं, चाहे वो आयताकार है या वो वृत्ताकार है, और इस कॉइल में अगर हम करंट फ्लो करवा देते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो अपने आप बिना कुछ की केवल आपको करंट ऑन करना है। और जैसे ही करंट ऑन करेंगे, करंट उसमें बहना स्टार्ट होगी, वो कॉइल अपने आप आपने देखा क्या करना शुरू कर देती है, ऐसा घूमना स्टार्ट कर देती है। इसी सिद्धांत को ले करके एक उपकरण आपका बनाया गया है, इसका नाम है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, हिंदी में इसको धारामापी भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? धारामापी। तो आज हम लोग गैल्वेनोमीटर, जिसे आप धारामापी भी कहते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब आप फिजिक्स लैब में जाएंगे तो आपको ये जो मिलेगी गैल्वेनोमीटर, ये लगभग जब आप देखोगे वहां पर तो इस तरीके का आपको दिखेगा। ये इस तरीके की आकृति का बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसमें एक स्केल लगा होगा यहाँ पर, और उस स्केल का जीरो आपको यहाँ दिखाई देगा। इसमें एक पॉइंटर भी लगा रहेगा, संकेतक आप जिसको बोल सकते हैं, और ये पॉइंटर इसके जीरो पे रहेगा। इधर इसमें पॉइंट लिखे होंगे 1 2 3 4 5, और इधर भी पॉइंट लिखे होंगे -1 -2 -3 -4 -5। जब ये पॉइंटर इधर जाता है प्लस डायरेक्शन पे, इसका मतलब है करंट गैल्वेनोमीटर में एक दिशा में बह रही है। और अगर इसका इंडिकेटर इधर आता है तो हम समझ जाते हैं कि सर्किट में करंट की डायरेक्शन अब क्या हो गई है, बदल गई है। तो यहाँ पर ऐसे दो टर्मिनल्स लगे रहते हैं इस पे, एक टर्मिनल इधर लगा रहता है, एक टर्मिनल इधर लगा रहेगा। इसमें से एक टर्मिनल आपका रेड कलर का होगा और एक टर्मिनल आपका ब्लैक कलर का होता है। जिसमें से जो रेड कलर वाला टर्मिनल रहेगा आपका, वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और ब्लैक कलर वाला टर्मिनल कैसा होगा, नेगेटिव। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें बिल्कुल बीचों बीच ऐसा जी लिखा रहता है। तो ये गैल्वेनोमीटर होता है। एक तरफ अगर इसका इंडिकेटर 0 पर है, आपने कहीं से भी कोई भी एक्सटर्नल सर्किट इस पे लगाया, एक्सटर्नल सर्किट लगा के सर्किट का स्विच ऑन किया, और स्विच ऑन करने के बाद अगर इसका इंडिकेटर अभी भी 0 पर रहता है, इसका मतलब है कि उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही है। आपने स्विच ऑन किया और इसका इंडिकेटर अगर थोड़ा सा भी इधर या इधर चलता है, तो हमको समझ जाना चाहिए कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। तो इस प्रकार का ये एक आकृति आपको देखने को मिलती है अगर आप फिजिक्स लैब में जाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर, सबसे पहले मैं बताऊं करता क्या है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली करंट की उपस्थिति का पता लगाते हैं, और हम उसको मापते भी हैं। मेन वर्क उसका क्या होता है कि वो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है, वो हमको डिटेक्ट करके बताता है। करंट बह रही है कि नहीं बह रही है, वो हमको बताता है। क्यों? करंट का बहना हम इससे क्यों देखते हैं? क्योंकि करंट का फ्लो होना हम आंखों से नहीं देख सकते। किसी सर्किट में, आपके घरों में इतना बड़ा बड़ा सर्किट लगा हुआ है, बहुत जगहों पर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, लेकिन उसमें करंट फ्लो हो रही है, क्या ये आपको आपकी आइज से दिख जाता है? आपकी आइज से नहीं दिखता। इसलिए हमने उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया कि हमको जहां कहीं भी पता लगाना होगा, अगर हमको पता लगाना होगा कि ये एक कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हम यहाँ इसको बीच से ऐसा काटेंगे। जब बीच से काटेंगे तो एक इधर वाली वायर मिलेगी आपको, एक इधर वाली वायर मिल जाएगी। इधर वाली वायर को हम पॉजिटिव टर्मिनल से और उधर वाली वायर को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, और अगर सर्किट में करंट फ्लो होगी तो इसका पॉइंटर हमको दिखाएगा। वो जरा सा भी लेफ्ट या राइट में गया, समझो कि उस सर्किट में करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। और हम
इसकी मदद से करंट को मेजर भी करते हैं। अगर उसका पॉइंटर चल करके यहां पर आ गया, अब आप क्या समझ गए कि करंट उसमें 2 एम्पियर है, या जैसा भी उसका कैलिब्रेशन होगा। मिली में हुआ है तो मिली एम्पियर बताएगा आपको, माइक्रो में हुआ है तो माइक्रो एम्पियर में करंट आपको बताएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन इट्स कैलिब्रेशन, कि उसका कैलिब्रेशन कैसा किया गया है। माइक्रो एम्पियर में करंट मेजर करता है कि मिली एम्पियर में मेजर करता है या एम्पियर में मेजर करता है। लेकिन लैब में ऐसी जो भी चीज आपको देखने का मौका मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये गैल्वेनोमीटर, जैसे कि मैंने बताया सबसे बड़ी पहचान इसके बीच में एक जी बना रहता है, ये इसकी पहचान है कि ये गैल्वेनोमीटर आपका होता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? आंसर है किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा की उपस्थिति को निश्चित करता है। दूसरी चीज वैद्युत धारा को उसमें मापता भी है। ठीक है, तो हम नोट कर लेते हैं इसको। इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखेंगे कि परिचय क्या है धारामापी का। धारामापी एक ऐसा उपकरण है जो किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है कि करंट उसमें है सर्किट में या करंट नहीं है, और मापता भी है, उसको मेजर भी कर देता है। इसके बाद जो दूसरी चीज हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे, दैट विल बी द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। सिद्धांत क्या है इसको हम देखेंगे। प्रिंसिपल, सिद्धांत। ये हमने उसका इंट्रोडक्शन किया, उसका परिचय किया है हमने। सिद्धांत के बारे में मैं आपको बताऊं, गैल्वेनोमीटर में आपको 2 प्रकार के प्रिंसिपल्स यूज करने पड़ेंगे। कौन कौन से 2 प्रिंसिपल हैं? तो पहला प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। आपने लास्ट क्लास में ही अभी पढ़ा हुआ है कि अगर किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख करके उस कुंडली में धारा प्रवाहित कर देते हैं तो उस कुंडली में एक बल युग्म आरोपित होता है, और उस बल युग्म की वजह से कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ऐसा अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति करना प्रारंभ कर देती है। एक प्रिंसिपल तो ये यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, और जो दूसरा प्रिंसिपल लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत। तो पहले हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल नोट कर लेते हैं। ठीक है, यदि किसी कुंडली को किन्हीं चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखकर एक कॉइल बनाएंगे हम, आयताकार, वृत्ताकार, जैसे भी आपकी मर्जी, उस कुंडली को चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखकर, मतलब एक तरफ नॉर्थ पोल लगाएंगे, एक तरफ साउथ पोल, उसके बीच में हम उस कॉइल को रखेंगे, और जैसे ही इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, वैद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है, तो कुंडली में एक बल युग्म आरोपित होता है, और बल युग्म क्या करता है? उसको घुमा देता है, आरोपित होता है, जिसके कारण कुंडली चुंबकीय ध्रुवों के बीच अपनी अक्ष के परितः घूर्णन करने लग जाती है। तो एक तो ये प्रिंसिपल यहाँ पर यूज होता है। दूसरा एक जो प्रिंसिपल हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो है त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल में ही ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट प्रिंसिपल, और ये है सेकंड प्रिंसिपल। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और ये 2 प्रिंसिपल हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपको समझना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे गौर से देखिएगा।
आपको याद होगा लास्ट क्लास में जब हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, उसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाया था, आप थोड़ा सा याद कीजिए, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हमने लगाया था, जैसा भी आप बना लें, ऐसे एक तरफ नॉर्थ पोल था और दूसरी तरफ साउथ पोल, और जो कॉइल घूम रही थी वो इन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच घूम रही थी कॉइल, इस तरह से ऐसे, और अपनी अक्ष के परितः वो इस तरह से इस पे रोटेट कर रही थी जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया था। ये जो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र हम बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए जरा। इसके लिए हम एक काम करेंगे, आपको ये भी याद होगा, इसकी लेंथ हमने कितनी मानी थी L, ये जो चौड़ाई थी वो हमने B मानी थी, और इसका एक एरिया वेक्टर होता था। क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का अपना एक एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर को जब हम ऊपर से देख रहे थे तो आपको याद होगा कि वो चौड़ाई के लंबवत हमको दिखता था। अगर किसी तरफ से हमको लंबाई दिख रही है तो वो लंबाई के लंबवत भी हमको दिखेगा, तो वो चौड़ाई के लंबवत हमको दिखता था ऐसा। ये एरिया वेक्टर इसका बनाते थे हम। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसा था, ये मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होता था उसी को तो थीटा लिखा करते थे, याद आया आपको। और इस कॉइल का जो टॉर्क इसमें लगता था, टाउ का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर बनाया था NIA इंटू B इंटू साइन थीटा। कॉइल में इतना बल युग्म का आघूर्ण आरोपित होता था और उसकी वजह से रोटेट करते थे। याद आ गई सारी चीज। यहां पर जो हम मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाले हैं, आप कुछ ऐसा समझ लें कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का हम पूरा कुआं बनाने वाले हैं। कुआं सबने देखा हुआ है, पानी भरने का कुआं, वैसा कुआं हम एक मैग्नेटिक फील्ड का बनाएंगे। उस कुएं के भीतर मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखिए कैसे बनाएंगे। उसके लिए मैं एक फिगर आपको बना के दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिए। ऐसा हम एक गुटका ले लेंगे, मैग्नेट का गुटका, और उस गुटके में यहां पर हम ऐसा बोर कर देंगे इसको इस तरीके से। जैसे ये आपका एक मैग्नेट का गुटका है और इस मैग्नेट के गुटके में यहां बीचों बीच हम ऐसा एक होल बना देंगे, कुआं बना देंगे। कुआं तो आप समझ रहे हैं ना, कुआं बना देंगे, उसका जो मटेरियल निकलेगा निकाल के बाहर फेंक देंगे, तो बीच में ये कैसा हो जाएगा, बिल्कुल खोखला हो जाएगा, कुआं जैसा बन गया। अब ये जो कुआं बना, इस कुएं को हम यहां बीच में से ऐसा काट देंगे। ऐसे हम बीच में से इसको काट देंगे। तो जब आप इसे बीच में से काट देंगे, आपको ये कैसा दिखेगा उसको इमेजिन करिए आप, कि जब ये ऐसा बीच से कट जाएगा फिर आपको ये कैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये आपको ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। कुछ समझ आ रहा है आपको? तो ऐसा हमने बीच से इसको काट दिया। अब इसमें एक तरफ की जो साइड बनेगी उसको हम बना देंगे नॉर्थ पोल, और दूसरी तरफ का हिस्सा क्या बना देंगे, साउथ पोल। और अब आप देख सकते हैं बीच में ये जगह खाली पड़ी हुई है, यहां पर यही तो कुआं बनाया था हमने। तो ये कुआं था और हमने बीच से जब काट दिया तो एक टुकड़ा इधर आ गया, एक टुकड़ा इधर आ गया। लेकिन वो टुकड़े जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको कैसे दिखेंगे, ऐसे। ऊपर से देखोगे वो ऐसे दिखेंगे, एक इधर साउथ पोल और एक इधर वाला नॉर्थ पोल। ये इधर वाला कौन सा, नॉर्थ पोल, और इधर वाला कौन सा दिखेगा, साउथ पोल। कुछ समझ नहीं आया आपको? आया? तो आपने क्या करना है, मैग्नेट का एक पूरा पीस लेना है, गुटका लेना है,
या जैसे भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहें तो वैसे बना सकते हैं। एक पूरा गुटका हम लेके उस गुटके में बीच में हम एक बोर कर देंगे। देखिए, किसी चीज में छेद करना एक अलग चीज है, बोर करना अलग चीज है। आप जब सबमर्सिबल की बोरिंग करवाते हैं तो वो बोर जो होता है बड़ा लंबा होता है, समझ रहे? वो बड़ा लंबा सा बना होता है। और अगर कपड़े में कहीं पर भी एक छोटा सा, कागज में कहीं पर भी एक छोटा सा छेद हो गया है तो वो लंबा तो नहीं होता ना, बहुत ऐसे गहराई तो नहीं होती ना उस पर। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसीलिए बोर कर दिया। बोर करने के बाद अब ये बीच में क्योंकि खोखला हो गया, बिल्कुल कुएं जैसा, ऊपर से हम देखेंगे कुएं जैसा हमको ये दिखता है। अब गए हम बीच में से आरी लेके हमने उसको काट दिया। जब काट दिया तो लगभग इस शेप का आपको दिखने लगेगा। अगर मैं इसका टॉप व्यू आपको दिखाऊं, ऊपर से अगर मैं कहूं कि इसको ऊपर से देखिए तो ये ऊपर से कैसा दिखेगा, देखिए ध्यान से। ऊपर से देखेंगे तो ये आपको लगभग इस तरह का दिखेगा। कुछ समझ आया? इधर वाला कौन सा पोल ये बनाया था हमने, ऊपर से देख रहे हैं। एक तरफ का हमने ये बनाया है नॉर्थ पोल, और इधर हमने इसको कौन सा पोल बनाया है, साउथ पोल। और यहां बीच में क्या है, खोखली जगह है। अब आपको समझ आ रहा है? तो यहां पर कुछ नहीं है, बीच में खोखली जगह है। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस तरीके का बनता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की स्पेशलिटी क्या है? यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो खोखली जगह बनी हुई है, इस खोखली जगह पर भी हम एक कॉइल जो हमारी लगती है, जो हम कुंडली की बात कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं यहां पर हम एक कुंडली की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कुंडली ऐसी बनाई हुई थी, ये वाली जिसको हम कॉइल बोल रहे हैं, जिसका नाम शायद मैंने L, M, N और O रखा था। उस कुएं में ये कॉइल हम रखते हैं जाकर के। ये जो मैग्नेट का ऐसा कुआं बनेगा, उस मैग्नेट के कुएं में हम जाकर जो कॉइल बनेगी हमारी, उस कॉइल को ऐसा डाल देंगे। समझ आया कुछ? अगर ये कॉइल होगी तो कॉइल को हम जाके ऐसा उसमें सटा के कुएं में डालना है हमको। ठीक है? अब सबसे पहले बात आती है कि कॉइल कैसे बनानी है आपको। बहुत सिंपल सी चीज है। उसके लिए आपको एक काम करना है। कॉइल बनाने के लिए बेलनाकार, बेलनाकार समझते हैं? ऐसे बेलनाकार, इस प्रकार का बेलनाकार लोहे का, सॉफ्ट आयरन, जिसे आप सॉफ्ट आयरन होता है, लोहा होगा एक, उसका एक गुटका ले लेंगे बेलनाकार बिल्कुल। ठीक है? ये मान लो कि ऐसा बना हो, लेकिन कैसा हो, बिल्कुल गोल, यहां से ऐसा सरफेस कर्व हो इसकी और बेलनाकार बना हो, वैसा हम एक बेलन ले लेंगे। काहे का लेंगे? नर्म लोहे का, सॉफ्ट आयरन। इसका नाम हम रखेंगे कोर, क्या करेंगे इसको, क्या बोला करेंगे, कोर। हिंदी में इसको बोलेंगे क्रोड। आप बुक्स में देखेंगे इसके लिए क्रोड शब्द यूज किया जाता है। तो क्या है ये, पहचान रहे हैं आप इसको? काहे का बना है? नर्म लोहे का। और ये कैसा है? ठोस बिल्कुल बेलन, नर्म लोहे का ठोस बेलन है ये। अब हमने इसके ऊपर क्या किया, हमने इसके ऊपर एक तार ऐसा लपेटना है, ऐसे आयताकार तार लपेटना है। अब अगर हम इसके ऊपर ऐसा आयताकार तार लपेटना स्टार्ट कर देंगे, जैसे हमने यहां से तार लपेटना शुरू किया ऐसा, तो अगर हम इसके ऊपर ऐसा तार लपेटना शुरू कर देंगे तो कुछ छल्ले लिपटेंगे और हो सकता है ये इस कोर में से क्या हो जाए, ऐसा फिसल जाए। हमको तो पूरी कॉइल बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा नर्म लोहे का बेलनाकार ठोस आकृति का ये पीस होगा, इसके ऊपर हम प्लास्टिक का बॉर्डरदार, जैसे बॉर्डर उठा हुआ थोड़ा सा, प्लास्टिक का बॉर्डरदार एक फ्रेम आयताकार
ऐसा बनवाएंगे, ऐसा बना के लगाएंगे, ये बिल्कुल इसमें से सटा रहे, इधर से ऐसे, फिर आगे से ऐसा बिल्कुल चिपका हुआ, फिर पीछे से ऐसा आके और फिर ऐसा हो जाए। तो आयताकार हमने इस पे क्या लगा दिया, एक ऐसा फ्रेम बना के लगा दिया, और उस फ्रेम में बीच में नाली जैसा बना हुआ है, ऐसी जगह है बीच में से, बॉर्डर बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, और वो बिल्कुल इसमें से चिपका रहेगा, इसके ऊपर ऐसा लगाएंगे ताकि बिल्कुल सट के ऐसा वो फ्रेम आ जाए। कुछ समझ आ रहा है आपको? और इसके बाद उस प्लास्टिक के फ्रेम में हम जिससे तार को लपेटना होगा कॉइल बनाने के लिए, वो वायर हम लेंगे और उस फ्रेम में अब लपेटते चले जाएंगे ऐसा। तो जब आप फ्रेम में लपेटोगे और उसमें बॉर्डर भी बना हुआ है, तो वो तार अब फिसलेगा नहीं आपका, तो वो उसमें अच्छे से लिपट जाएगा। और इस तरह से ये जो तैयार होगा आपका, ये बन जाएगा, इसको हम बोला करेंगे कॉइल। पूरे को क्या बोलेंगे, कॉइल बोलेंगे। कुछ समझ में आया क्या करना है? थोड़ा सा हम चित्र बनाते हैं, आप उसको देखिए। सबसे पहले हमने किसको लेना है, सबसे पहले तो हमको एक बेलनाकार, नर्म लोहे का बना हुआ बेलनाकार ऐसा एक पीस लेना है, इस तरह का। ये हम एक बेलन ले लेंगे और उस बेलन में फिर क्या लगाएंगे बताओ, ये काहे का बना होगा, ये नर्म लोहे का बना होगा, और इसका नाम क्या रखेंगे, कोर, जिसे हिंदी में बोलेंगे क्रोड। और ये बनी किस चीज की होगी, तो बनी होगी ये सॉफ्ट आयरन की बनी होगी। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर हमने क्या करना है, सबसे पहले तार लपेटना है, या सबसे पहले ऐसा एक प्लास्टिक का फ्रेम लगाना है, प्लास्टिक का फ्रेम लगाना है। फ्रेम लगाए बगैर तार नहीं लपेट सकते क्या, लपेट सकते हैं, लेकिन उसके फिसलने के चांसेस रहेंगे। तो हम प्लास्टिक का एक फ्रेम बढ़िया सटा के लगा देते, चिपका के इसमें उसको चिपका देते हैं इस पे, और उसके ऊपर तार लपेट देते, फिर उसके फिसलने के चांस नहीं रहते। तो वो फ्रेम कहाँ लगेगा, वो फ्रेम यहां पर लग जाएगा, देखिए, और ऐसा इसके चारों तरफ इस तरह से यहां पर वो फ्रेम ऐसे आएगा, और यहां पर भी ऐसा सटा के यूं लगा होगा। ठीक, अब उस फ्रेम में ही हम क्या कर देंगे, तार लपेट देंगे ऐसा। तो तार के बहुत सारे फेरे हम उस पे ऐसे लपेट देंगे, ऐसे ऐसे इस तरह से चारों तरफ से घुमा घुमा के ये फ्रेम में हम ऐसे तार लपेट देंगे उस पे। कुछ समझ आया? वो जो तार होगा जहां से लपेटना स्टार्ट करेंगे आप, एक तो वहां निकला रहेगा, और एक जहां से लपेटना खत्म करेंगे एक वहां निकला रहेगा। ठीक है, एक से करंट को हम अंदर भेजा करेंगे, एक से करंट बाहर निकलेगी, ये लास्ट क्लास में भी आप देख चुके हैं। और इस तरीके से, तो ये हमने ऊपर क्या लपेट दिया इसके, ये हमने यहां पर वायर लपेट दी, और ये पूरा आयताकार अब कैसा क्या बन चुका है, ये पूरा आयताकार अब बन चुकी है कॉइल। और इसमें जब आप करंट फ्लो करवा देंगे तो ये हो जाएगी करंट कैरिंग कॉइल, धारावाही कुंडली। अब इसको क्या करना है, इसको करना ये है कि इसको ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसे पकड़ना है, और ये जो मैग्नेट वाला कुआं हमने यहां बनाया था ना, इस मैग्नेट वाले कुएं में ले जाकर के इसको ऐसा डाल देना है। हालांकि हम इसको एक फ्रेम में रखेंगे, इसके दोनों साइड नीचे और ऊपर ऐसा पाइवट लगे रहेंगे, यहां पर भी ऐसा पाइवट लगा रहेगा, यहां पर भी ऐसा पाइवट लगा रहेगा, और ये दोनों पाइवट जा करके फ्रेम में ऐसा रख जाएंगे। जैसे ये है, एक नोक इसमें छोटी सी ऊपर निकाल दी हमने,
स्टील की बढ़िया बना के, खूब नुकीली चिकनी एकदम। एक ऐसे यहां पर नोक निकाल दी और एक नोक हमने यहां नीचे इसके निकाल दी। अब इसको जहां पर भी आप ऐसा रखोगे, ऐसा ऐसा नीचे भी रखा होगा, ऊपर भी, जहां रखोगे और इसको घुमाओगे तो ये बड़ी जोर से घूमेगा और पाइवट में इसमें कोई घर्षण भी नहीं आएगा। ये बात कुछ समझ में आई? क्या कर देते हैं हम इसमें, स्टील की एक नोक यहां पर बनाकर इसमें फिट कर देते हैं। ये जो आपका कहां पर फिट करेंगे, ये जो तार लिपटी है उसमें या कोर में, कोर में, कोर में या बीचों बीच स्टील की एक नोक बना के लगा देते हैं। तो ये नोक ऐसे निकली रहेगी बीच में से। अब उस नोक को ऐसा ही नीचे भी निकली रहेगी। अब अगर ये नोक नीचे ऐसा निकली हुई है और आप कहीं भी रखो इसको, ये बड़ी अच्छी नोक हमने बनाई, बहुत चिकनी, तो आप जहां कहीं भी इसको रखोगे और ऐसा घुमा दोगे तो नोक तो घूम जाएगी ना इस पे। ये पाइवट है। बचपन में आप याद करें, पेपर की, कागज की एक फिरकी बना के आप चलाते थे। एक फिरकी बनाते थे, 3 पैर की फिरकी होती थी वो, और ऐसी कागज के एक कोन बनाते थे आप। तो कोन का अगला हिस्सा बड़ा नुकीला हो जाता था। फिर उस 3 पैर की फिरकी को आप ऐसा रखकर बड़ी तेजी से दौड़ लगाते थे। तो जब बड़ी तेजी से दौड़ लगाते तो वो नाचती थी उसमें। अब आप सोचिए, वो जो घूमती थी उसमें कहीं कोई बैरिंग नहीं लगा हुआ था, तो कहीं कोई बॉल बियरिंग नहीं लगा था, फिर भी वो बड़ी जोर से नाचती थी, बड़ी जोर से रोटेट होती थी। ये पाइवट का कमाल होता है। आप पतंग उड़ाते समय एक लटाई भी यूज करते रहे हैं, तो उसको बड़ी जोर से लपेटते समय हाथों में आप घुमा लेते थे, जबकि कोई बियरिंग नहीं लगा रहता था वहां पे। नुकीला हिस्सा होगा और ऐसा रख के हम उसको घुमा सकेंगे। वो बाद की बात है, अभी फिलहाल आपको कॉइल कैसे बनती है वो देखना है। तो ये हमने क्या बना लिया, कॉइल। क्या आपको कॉइल बनाना समझ आ गया? बताइए फिर से। सबसे पहले आपने क्या लिया? सबसे पहले एक ठोस बेलन लिया। किस चीज का बना हुआ? नर्म लोहे का बना हुआ। फिर उस नर्म लोहे के बने बेलन के ऊपर आपने क्या किया? आयताकार प्लास्टिक का एक सा सटा के, बिल्कुल एक हमने दरवाजा जैसा है, दरवाजा बहुत बड़ा है, उसको वैसा ही शेप इतना बड़ा बना के इसमें हमने फ्रेम ऐसा सटा दिया। इधर भी ऐसा, इधर भी ऐसा, ऐसा सटा के हमने इसका फ्रेम लगा दिया। फिर क्या किया आपने? उस फ्रेम के ऊपर, ताकि तार अपने आप से सब फिसल मत जाए, उस फ्रेम के ऊपर हमने तार के बहुत सारे फेरे लपेट दिए। अब बहुत सारे फेरे लपेट दिए तो ये क्या बन गई? ये बन गई जिसको हम बोलते हैं कुंडली। और जो ये कॉइल बन गई है, जो ये कॉइल बन गई है, इसको जाके ये जो मैग्नेट वाला कुआं इस पे ऐसा डाल देंगे हम। ठीक? अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे की बात सोचिए। जब आप इस मैग्नेट वाले कुएं में इसको ऐसे डाल देंगे, हाँ एक चीज और ध्यान रखिए, इसकी जो डायमीटर है, इसका जो परिधि है, क्योंकि बेलन के आकार की बनी होगी, तो इसकी परिधि हम इतनी बड़ी रखते हैं कि जब हम ये पूरा बेलन, कॉइल जो हमारी है, इसको हम इस मैग्नेट वाले कुएं में रखेंगे जाके, तो ये पूरा बिल्कुल ऐसा सट के यहां से आ जाए। कुछ बात समझ में आ रही है हमारी? जैसे ये मैग्नेट वाला कुआं है, तो ऐसा इतना नहीं रखेंगे, ऐसा रखेंगे तो कॉइल बिल्कुल सट के आ जाए इसमें से। समझ आया आपको? अगर कॉइल सट के आ जाएगी तो ऊपर से देखने पर आपको क्या दिखेगा, इस फिगर में हम बनाना चाहते हैं। सोचिए उसको कि वो जो कॉइल आपने ये वाली कॉइल इसने ऐसा रख दिया है, इसमें रखेंगे तो कैसा? ऐसा ले जाएंगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा। अगर वो कॉइल हम इसमें रख दें तो ये आपको लगभग ऐसी दिखेगी। ऐसी रखी हुई दिखेगी, समझ रहे? लेकिन अगर वही कॉइल को ऊपर से देखोगे जाके, आप इमेजिन करिए थोड़ा सा, ऊपर से इस कॉइल को देखिए कैसी लगेगी आपको ऊपर से देखने पर। ऊपर से देखने पर ये बिल्कुल ऐसी लगेगी आपको। ये वैसे बहुत सट के लगी होती है,
लेकिन आपको समझाने के लिए हम इसको थोड़ा छोटा बना रहे हैं, ठीक है। ऊपर से देखोगे तो ऐसी लगेगी, ऐसी दिखेगी ना, नहीं समझ आया? और क्या दिखेगा, कुछ और दिखेगा इसका क्या आपको? हाँ हाँ, क्या दिखेगा? हाँ, ये कील तो लगी होगी, ऊपर लगी होगी, ठीक। और क्या दिखेगा? हाँ जी, तार जो लिपटा हुआ है वो भी तो दिखेगा आपको। प्लास्टिक का फ्रेम दिखेगा ऐसा ऊपर, उसमें लिपटा हुआ तार दिखेगा, लेकिन कितना दिखेगा? बस इतना ही दिखेगा केवल। ये जो यहां तार लिपटा होगा वो नहीं दिखेगा, यहां जो लिपटा होगा वो नहीं दिखेगा, इसमें केवल ये जो ऐसे होगा बस उतना ही तो दिखेगा आपको। अभी हम उसको नहीं बनाते हैं। अभी तो बताइए, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये तो मैग्नेट का कुआं बना हुआ था, उसके भीतर हमने क्या लगा दिया? ये सॉफ्ट आयरन की कोर है ये। अभी वो हम केवल आपको शो कर रहे हैं। अब उसको ध्यान से देखिए, इसके भीतर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। वैसे जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड आप बनाते हैं तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है? अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ऐसा रहता है। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड रहता है। जो किनारे वाली लाइंस होंगी वो प्रतिकर्षण की वजह से थोड़ा बाहर की तरफ ऐसा रहेंगे, तो बीच में थोड़ी जगह पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा? बिल्कुल एक समान चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। लेकिन वही चुंबकीय क्षेत्र जब यहां पर हमने नॉर्थ और साउथ बनाए हैं वो आपको कैसा मिलेगा? इसको आप थोड़ा गौर से देखिएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसा मिलेगा, नॉर्थ से ऐसे फील्ड लाइंस निकलेंगी और नॉर्थ से निकलकर ये क्या चीज है आप समझते हैं? क्या है बताइए? ये वही नर्म लोहे का बना हुआ बेलन जो इसमें लगा हुआ है, ऊपर का वृत्ताकार पार्ट हमको इसका दिखता है। उसके अंदर से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जाएगा और ये ऐसा साउथ पोल में एंटर कर जाएंगी लाइंस इसकी, ठीक है। ऐसे ही फील्ड लाइन यहां से ऐसे निकलेगी, क्योंकि हर बार कहां से निकलती है? नॉर्थ पोल से निकलेगी, और कहां जाना चाहती है? साउथ पोल में। यहां से ऐसे नॉर्थ पोल से निकलेगी और ये ऐसे जाते हुए यहां साउथ पोल में ऐसा एंटर कर जाएगी। फिर ऐसा ही इधर से, यहां से ये नॉर्थ पोल से ऐसा निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ऐसा जाकर के साउथ पोल में एंटर कर जाएगी, ठीक। यहां से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, नॉर्थ पोल से निकली। देखिए सारे एरो नॉर्थ पोल से ही निकल रहे हैं और सारे एरो साउथ पोल पर ही जाकर के प्रवेश कराने हैं, ये बहुत याद रखना है आपको। ऐसे फील्ड लाइन निकलेगी और यहां पर जाकर ऐसे साउथ पोल में एंटर कर जाएगी, इस तरह से। देखा आपने? तो हर बार नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में एंटर करेगी वो। यहां से ऐसा निकलेगी नॉर्थ पोल से और ऐसा जाके साउथ पोल में एंटर कर जाएगी, इस तरह से। इस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पे। अब इसमें एक और स्पेशल चीज है। अभी फिलहाल हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी हुई थी। उनमें क्या खास बात आपने देखी थी कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। याद आया कुछ आपको? ऐसे ही जब अभी आप चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में स्टडी करोगे तो इसमें भी आपको पता चलेगा कि चुंबकीय बल रेखाएं भी एक दूसरे को आपस में काटती नहीं है, लेकिन यहां तो सब काटती नजर आ रही हैं। तो फिर यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या काटेगा ही? आंसर है काटेगा तो नहीं, क्योंकि ये तो हमारे रूल में ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। तो फिर यहां मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होगा उसको थोड़ा सा देखिए। अगर काट नहीं सकती तो बीच वाली जो लाइन होगी वो तो ऐसी ही होगी, खैर ऐसी। लेकिन ये जो ये वाली लाइंस आएंगी इनका शेप ऐसा नहीं होगा। इनका शेप कैसा होगा? तो ये यहां से ऐसे लाइन आएगी,
इस तरह से, और यहां से ऐसे वापस चली जाएगी, इधर से ऐसे आई, ऐसे वापस चली गई। ये वाली फील्ड लाइन जो ऐसा यहां से आएगी वो यहां से ऐसे वापस चली जाएगी। जो फील्ड लाइन यहां से ऐसा आई है ये यहां से होते हुए ऐसे वापस इधर चली जाएगी। जो फील्ड लाइन यहां से ऐसे आई है ये यहां से आते हुए यहां पर ऐसा वापस चली जाएगी। अब आप देखिए, क्या किसी भी चुंबकीय बल रेखा को किसी दूसरी चुंबकीय बल रेखा को काटना पड़ा? नहीं काटना पड़ा। तो इस प्रकार का शेप फील्ड लाइंस का बनेगा। आयरन की जो सॉफ्ट आयरन की कोर लगाई है उसके अंदर में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर तो हम देखने नहीं जाते मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, हम तो यहां पर देखते हैं, बस ये वाला, ये सब देखते रहते हैं हम तो। अब अगर ये आप देख रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसा लगता है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको केवल इतनी सी लाइन दिख रही है, बस अंदर का पोर्शन नहीं दिख रहा है आपको। अगर आपको केवल इतनी सी लाइन दिखती है, अंदर का पोर्शन नहीं दिखता है, तो आप इसको देखकर क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लाइन कहां से आ रही है? ऐसा क्या आप सोच सकते हैं लाइन यहां से आ रही है? हमारी आंखों के देखने के सिस्टम को मोड़ना नहीं आता है। हमारी आंखों का जो देखने वाला सिस्टम है पूरा ना, हमारी आंखें, ब्रेन, ये जो पूरा सिस्टम नेचर ने बनाया हुआ है, इसको मोड़ना नहीं आता। तो हमें इसको जब देखते हैं तो हम तो यही लगता है कि ये कहां से आ रही है? सेंटर से आ रही है। ये कहां से आती हुई दिखती है? सेंटर से। ये भी सेंटर से, ये वाली सेंटर से, ये वाली भी सेंटर से। ये जाती हुई कहां दिखती है? सेंटर की तरफ। देख रहे हैं आप? आपको केवल इतनी दिखाई दे रही है, बस इतनी सी। तो ये आपको किधर जाती हुई दिख रही है? सेंटर की ओर, सेंटर की ओर, सेंटर की ओर, सेंटर की ओर, सेंटर की ओर। तो नॉर्थ पोल से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है वो सब हमको किधर जाती दिखती है? सेंटर की तरफ। साउथ पोल में जितनी फील्ड लाइंस पहुंच रही है वो सब कहां से आती दिखती हैं? सेंटर से आती दिखती है। और सेंटर से परिधि को कहीं पर भी मिलाते हो तो इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं उसको। तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बना, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का ही हमने नाम रखा त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। क्या नाम रखा हमने? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां जो भी मैग्नेटिक फील्ड बना दैट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत समझ आया कि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, किसको बोलते हैं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र? समझ आ गया? तो फील्ड लाइन से एक दूसरे को काटती नहीं है, वो ऐसा ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, फिर ऐसे, इस तरह से। समझ आया आपको? अब थोड़ा ध्यान से और देखिए। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र तो हमने बना लिया, बट इस त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का बेनिफिट क्या है? उसका क्या फायदा है? क्यों हम ऐसा बनाते हैं उसको? ऐसा ही बिल्कुल प्लेन मैग्नेट नॉर्थ पोल लगा ले, साउथ पोल लगा ले, ऐसे में काम चलाओ। तो हमने ऐसा नहीं बनाया। हमने वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाया? मैग्नेट का पूरा ऐसा एक कुआं बनाया हमने उस पे, और उस कुएं के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाया। ऐसा तो नहीं बनाया ना? नहीं समझ आया? आप चुंबकीय क्षेत्र ऐसा भी तो बना सकते थे कि एक प्लेन नॉर्थ पोल बनाते, एक प्लेन साउथ पोल बनाते, और उस प्लेन नॉर्थ और साउथ पोल के भीतर कॉइल घुमाते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने इसके लिए कौन सा चुंबकीय क्षेत्र बनाया? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बनाया। कैसा होता है वो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र? ऐसा होता है। बनाओगे कैसे? ये प्रोसीजर है उसका। अब हमको जानना ये चाहते हैं कि जो इतनी आपने सब पूरी मेहनत कर डाली और त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, इसका बेनिफिट क्या है, इसका क्या फायदा है? उसको, उस फायदे को देखिए कि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का फायदा कितना हो,
क्या होगा आपको। इसके लिए मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, थोड़ा आप गौर से देखिएगा। यही फिगर मैं फिर से यहां पर बनाता हूं। ये आप कहां से देखने पर ये ऐसा दिख रहा है आपको, ये टॉप व्यू है इसका, याद रखिएगा। ऊपर से साइड से देखोगे तो कौन सा दिखेगा आपको, ये वाला दिखेगा। तो ये कौन सा व्यू है, ये है साइड व्यू, और ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू। मैं एक बार फिर से टॉप व्यू ही बना के आपको दिखाता हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। इधर वाला कौन सा पोल है, नॉर्थ, और इधर वाला कौन सा पोल है, साउथ। और इसके भीतर ये क्या है, अब आप समझ गए? अगर समझ गए तो बताइए ये क्या है, ये क्या बनाया मैंने, सॉफ्ट आयरन की जो बेलनाकार कोर बनी हुई थी, वो पूरा का पूरा बेलन बना था ना, जो हमने इस कुएं में ऐसा डाल दिया था। साइड से वो बेलन ऐसा दिखेगा, पहले ये पूरा कुआं, फिर उसके अंदर ये सॉफ्ट आयरन का कोर। ये जो भीतर आप देख रहे हैं, चलिए मैं इसको डार्क कर देता हूं। ये आपने क्या लगा दी इस पे, ये आपने इसके अंदर कोर डाल दी है। और ये कोर ऐसा छल्ले जैसा वो नहीं है, पूरा का पूरा ऐसा बेलन है इस तरीके का, ऐसे पड़ा होगा उस पे, ये वो कोर है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इसमें अब आपको कैसा दिख रहा है, ध्यान से देखें। ऐसे फील्ड लाइन आती है, ऐसा चली जाती है, ऐसे फील्ड लाइन आती है और ऐसा इसमें से चली जाती है। ऐसा यहां से नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन आती है, साउथ पोल में ऐसे इंटर कर जाती है। यहां से एक ऐसे फील्ड लाइन आती है, साउथ पोल में इंटर कर जाती है। यहां से ऐसा एक फील्ड लाइन आती है, साउथ पोल में ऐसा इंटर कर जाती है। अब ये बीच का पोर्शन हमने इस पे नहीं बनाया। ठीक, अब ये क्या चीज थी, ये तो कोर है। कोर में अब फिर से मैं पूछता हूं कि कोर में आपको ऊपर में क्या दिख रहा होगा। ऊपर में जो कोर आपने बनाई होगी उसके ऊपर एक तो पाइवट दिख रहा होगा आपको, ये जो स्टील का हमने बना के एक नुकीली कील इसमें लगाई है, बड़ी चिकनी सी और बड़ी नुकीली ऊपर रखते हैं, ताकि हम जहां पर भी इसको ऐसा रखें और फिर इसको तेजी से नचा दें तो ये ऐसा घूम सके इस पे। ठीक है, अगर ये ऐसा खुरदरा बनाएंगे, रफ बना देंगे और मोटा रखेंगे इसको, फिर जब इसको लगाएंगे तो ये घूमने के चांस नहीं रहेंगे। तो हमने इसको कैसा बनाया, ऊपर का हिस्सा बिल्कुल नुकीला और बहुत चिकना चारों तरफ से, कि हम जब इसको ऐसा रखें और ऐसा घुमाएं तो ये घूम जाए। और ऐसी ही एक चीज नीचे लगाई हमने और उसको घुमाए तो ये दोनों तरफ ऐसे लगा होता है, दोनों तरफ वो पाइवट लगे होते हैं और ये उसी पाइवट्स में ऐसा घूमती है। घूमते वो पाइवट भी दोनों साथ में है, जो कील लगी वो भी दोनों घूमते हैं। और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड अब हमको दिखता है। तो कॉइल के ऊपर आपको क्या दिख रहा होगा, एक पाइवट दिख रहा होगा और प्लास्टिक के फ्रेम में लिपटी हुई वो कॉइल कैसे दिखेगी, वो कॉइल आपको ऐसे दिखेगी, ऐसे। और किसी तरीके का दिखेगा क्या आपको, नहीं समझ आ रहा है? ये बेलन में ऐसा कॉइल लपेटा कि नहीं लपेटा हमने इस पे। अब हम इसको हमने कैसे लपेटा, ऐसे लपेटा हुआ है तार हमने। अब जब ऐसा लपेटा है और अब हम उसको ऊपर से आपको दिखा रहे हैं, तो क्या दिख रहा है आपको, केवल एक तार ही तो ऐसा लपटा हुआ दिख रहा होगा। ये चीज वही हमने यहां पर बना लिया। हाँ, ये हो सकता है कि ये ऐसा 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 कैसा भी दिख सकता है आपको, ये हो सकता है। आप इसको देखकर कंफ्यूज मत हो कि क्या ये बस सीधा ही दिखेगा, क्या ऐसा, ऐसा नहीं है। ये आपको ऐसा भी दिख सकता है, भाई इसके ऊपर आपने ऐसा लपेट रखा है, पूरे में ऐसा ये तार ऐसा आपने लपेटा हुआ है। अब हम जब आपको ऊपर से दिखाने जाते हैं तो ऊपर से देखने पर केवल आपको ये ऐसा दिखता है। अब ये ऐसा भी घूमा हो सकता है, ऐसा भी घूमा हो सकता है, तो घूमा तो किसी भी तरफ हो सकता है। अभी मैं एक साइड में दिखाता हूं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, बेनिफिट क्या है इसको बनाने का वो हम देख रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए,
और एक चीज मुझे बताइए, अगर आपको समझ आ रहा है तो ये कॉइल का क्या है, लंबाई L है या उसकी चौड़ाई B है? ऊपर से आप देख रहे हैं चौड़ाई दिख रही है आपको, तो ये चौड़ाई आपको दिख रही है। अब क्या बता सकते हैं इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? एरिया वेक्टर हमने डिसाइड किया है, चौड़ाई के कैसा होगा, बिल्कुल लंबवत। तो इस समय एरिया वेक्टर ऐसा होगा। क्या आप एक चीज और याद है आपको, ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा B और एरिया वेक्टर के बीच का कोण है। अगर ये कॉइल है तो इस समय हमको कौन सा चुंबकीय क्षेत्र लेना है? इस समय हमको ये वाली फील्ड लाइन देखनी है, ये वाली। ये क्या लिखती है? कॉइल। कॉइल की चौड़ाई दिख रही है आपको, चौड़ाई के लंबवत ये एरिया वेक्टर है। और क्योंकि इस प्रकार से कॉइल की आपको ये चौड़ाई दिख रही है, तो इस समय आपको चुंबकीय क्षेत्र कौन सा यूज करना है? ये वाला, जो इसके अनुदिश होगा। ठीक, इस समय बताइए एंगल कितना है? एरिया वेक्टर थीटा क्या होता है? एरिया वेक्टर और बी के बीच का कोण। तो बी कैसा है? बी तो ऐसा है, नॉर्थ टू साउथ। एरिया वेक्टर बिल्कुल नीचे की तरफ है। इस समय थीटा की वैल्यू बता सकते हैं आप? 90 डिग्री। वेरी गुड। तो इस वक्त जो थीटा है वो कितना है? 90 डिग्री। इतना समझ आ गया? अगर इस वक्त थीटा 90 डिग्री है, सो प्लीज टेल मी व्हाट विल बी इट्स टॉर्क। इस कॉइल पर, ये जो कॉइल यहां पर बना के हमने ये वाली बीच में ऐसा फिट की है और सामने से आपको दिखा रहे हैं, इस कॉइल पर घुमाने के लिए कितना बलयुग्म का घूर्ण लग रहा होगा? NIAB sin थीटा। सारा कुछ तो वही रहेगा, केवल थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे? और sin 90 की वैल्यू 1 को NIAB से मल्टीप्लाई करा देंगे, NIA इंटू बी। उस समय इतना टॉर्क लगेगा। किस समय? जब ये कॉइल ऐसे होगी। अब टॉर्क लगा तो कॉइल थोड़ी सी घूम गई होगी। भाई टॉर्क लगेगा तो कॉइल क्या करेगी? थोड़ा सा घूम जाएगी। बाई चांस कॉइल घूम करके ऐसे घूम गई और कॉइल घूम करके ऐसी हो गई। अब कुछ मेरी बात समझ में आई आपको? टॉर्क लगा कॉइल पे और कॉइल घूम के, और अब उसकी चौड़ाई ऐसे ऐसे आ गई। जब घूमेगी तो चौड़ाई तो ऐसे आ जाएगी ना, तिरछी। अब इस समय बी कौन सा यूज करना है आपको? इस समय ये वाला बी आप यूज करेंगे, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे। एरिया वेक्टर इस समय इसका कहां होगा? तो एरिया वेक्टर तो चौड़ाई के लंबवत होता है। ये इस समय चौड़ाई है तो ये एरिया वेक्टर होगा इसका। अब ये एरिया वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच का एंगल बताइए। फिर से 90 डिग्री। तो इस केस में भी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई और टाउ की वैल्यू कितनी होगी? NIAB। ठीक है। और टॉर्क लगा और घूम गई, थोड़ी सी घूम करके ये हो गई ऐसे, ऐसे हो गई। ठीक, घूम करके उसकी जो चौड़ाई हो गई वो ऐसी दिखने लगी। अब बताइए इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा? इसके लंबवत होगा। तो ये एरिया वेक्टर इसके लंबवत ऐसा आ जाएगा। इस समय चुंबकीय क्षेत्र कौन सा वाला यूज करेंगे? ये वाला मैग्नेटिक फील्ड यूज होगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड यूज होगा। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसा सीधा, एरिया वेक्टर इस चौड़ाई के ऐसा लंबवत। इस बार थीटा की वैल्यू बताओ। वेरी गुड। इस बार थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। तो इस बार टाउ बताइए। NIAB। क्या लगता है आपको, क्या कभी भी कोई ऐसा केस आएगा कि थीटा 90 मत हो ही नहीं सकता। ये कॉइल ऐसा घूम घूम के चाहे जहां चली जाए, चाहे जिस पोजीशन पर आ जाए,
हर वक्त उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, और हर वक्त उसका टाउ कितना होगा। ये बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? पहले क्या होता था, जब अगर प्लेन मैग्नेट हम लगाते, प्लेन मैग्नेट, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर हमने प्लेन नॉर्थ, प्लेन साउथ लगाया होता और उसमें कॉइल को रखकर ऐसा घुमाते, तो अभी अगर कॉइल इतना घूमी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बनाती होगी, वो थोड़ा और घूम जाएगी तो एंगल इसका चेंज हो जाता। अगर एंगल चेंज हो जाता तो टाउ भी क्या हो जाता। तो अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसा प्लेन बनाए होते तो कॉइल के घूमने पर हर स्थिति में थीटा की वैल्यू बदल जाती। थीटा की वैल्यू बदल जाने से टाउ हर बार क्या होते रहता, बदलते रहता। लेकिन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का ये हमारा बेनिफिट है, ये हमारा फायदा है त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का, कि ये कॉइल घूम के चाहे जिस पोजीशन पर आ जाएगी, हर बार उसके लिए थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, और हर बार उस पर कितना टॉर्क लगेगा, NIAB। बस। तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बनाकर हमने जो बल युग्म का आघूर्ण है उसको थीटा से मुक्ति दिलवा दिया। थीटा पर निर्भर ही नहीं कर रहा, देखो थीटा कहीं आ ही नहीं रहा उसमें। तो वो कॉइल कितना भी घूम जाए ऐसे, थीटा पर वो कभी भी अब डिपेंड करेगी ही नहीं। अब कुछ देर बाद कॉइल घूम करके और ये ऐसे और घूम गई और घूम करके ऐसे हो जाएगी, फिर हम पूछेंगे अब बताइए थीटा की वैल्यू 90, अब बताइए थीटा 90, अब बताइए थीटा 90, अब बताइए थीटा, हर बार 90 और हर बार टाउ की वैल्यू NIAB। दिस इज द बेनिफिट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र हमने कैसे बनाया, समझ आया आपको? और उस त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखना क्या है, कॉइल। तो वो कॉइल कैसी बनाई वो समझ आया आपको? कॉइल बनाने के बाद उस मैग्नेटिक फील्ड के कुएं में हमने उस कॉइल को डाल दिया। और त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बनाने का बेनिफिट क्या रहा हमारा? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र को बनाने का फायदा ये रहा कि कुंडली की प्रत्येक स्थिति के लिए B और A के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, जिसकी वजह से प्रत्येक स्थिति के लिए टाउ इज इक्वल टू NIAB होगा, अर्थात टाउ की वैल्यू थीटा पर निर्भर नहीं करेगी। अब कहीं भी थीटा नहीं आ रहा, देखो अब तो ठीक है, नोट कर ले अब आप इसको। जो थर्ड पॉइंट आपका है डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम का, उसमें आप देख रहे हैं डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, लेबलिंग भी हमने की हुई है और ये उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा सा समझ लें इसके डायग्राम को, देखिए ध्यान से। सारी चीज़ें तो आपने पढ़ी हुई है अभी कि सबसे पहले क्या करते हैं, एक मैग्नेट का एक कुआं बना देते हैं और मैग्नेट के कुएं के अंदर हम क्या डालते हैं, कुंडली को बना के डालते हैं। कुंडली बनाना भी सीखे आप, उसके अंदर ऐसा हम डाल देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये मैग्नेट का एक कुआं बना हुआ है, इसके बीच में एक साइड में नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ साउथ पोल है। मैग्नेट के इस कुएं में ये कॉइल पड़ी हुई है, आप देखें तो आप इसको पहचान रहे होंगे। ये बेलनाकार नर्म लोहे का बना हुआ ये बेलन के आकार की एक आकृति है। तो ये क्या चीज है, सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल सिलेंडर कोर इसको बोलते हैं। आपको याद होगा क्रोड इसको कहा गया है। ये वो कोर बनाई गई सबसे पहले सॉफ्ट आयरन की, इसके ऊपर ऐसा तार लपेटा जाएगा फ्रेम लगा करके। तो ये उसने तार लपेटा गया है, देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये तार लपेटा गया है उस पे। तार जब लपेट दिया तो ये हमारी कॉइल तो तैयार हो गई। अब इस कॉइल में दोनों तरफ आप देखें ये नुकीले ऐसे उठे हुए बने हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पाइवट बने होते हैं। एक पाइवट यहाँ लगा होता है और एक पाइवट ये नीचे लगा होता है। दोनों तरफ ये आपका जैसे ये सिलेंडर बना हुआ था, इसमें एक पाइवट ऐसा नीचे लगा होता है, एक पाइवट ऐसा ऊपर लगा होगा और दोनों पाइवट मेन फ्रेम में आपके रखे रहते हैं ताकि मेन फ्रेम में हम इसको घुमा सकें। आप देखें ये पाइवट का नुकीला हिस्सा इस फ्रेम में और ऊपर वाले पाइवट का भी नुकीला हिस्सा इस फ्रेम में ऐसे लगा हुआ है।
ताकि हम चाहें तो केवल ये जो कॉइल है भीतर की, इसको हम घुमा सकते हैं, टर्न करा सकते हैं। और ये मैग्नेट के कुएं के भीतर ऐसा लगा हुआ है। तो ये पाइवट बने हुए हैं। हाँ, एक पाइवट में यहाँ नीचे कुछ गैल्वेनोमीटर ऐसे आप देखेंगे जिनमें दोनों तरफ ऐसा ये लगी होती है, स्प्रिंग एक लगी रहती है। इसको हम बोलते हैं हेयर स्प्रिंग। ये वाली स्प्रिंग आप सभी ने देखी होगी। अगर आपके यहाँ पर चाबी वाला कोई खिलौना रहा होगा, इसमें चाबी भर देते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं तो बड़ी जोर से चला जाता है। तो अगर चाबी वाला कोई खिलौना था और वो बाद में खराब हो गया, फिर टूट गया, उसके अंदर आप देखते हैं तो उसमें एक ऐसा पत्ती निकलती है, वो स्प्रिंग यहाँ पर लगाई गई है, हेयर स्प्रिंग। चाबी वाले जो आपके अलार्म आते हैं उनमें भी चाबी भर देते थे। जब चाबी भरते थे उनकी, तो ये पत्ती क्या होती है, ऐसे पत्ती बनी होती है, ये पत्ती से टाइट होते जाती है, टाइट हो जाती है पत्ती। और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं, अब जब धीरे धीरे पत्ती खुलती है तो वो मशीन चलती है आपके आगे। इसको बोलते हैं हेयर स्प्रिंग। कुछ समझ आया आपको? नहीं समझ में आया? तो चाबी वाले जितने भी खिलौने होंगे उन सब के भीतर ऐसी एक पत्ती लगी रहती है। इसको हम बोलते हैं हेयर स्प्रिंग बोलते हैं। तो जब ये कॉइल ऐसा घूमती है ना, तो ये हेयर स्प्रिंग क्या होते जाती है, ये टाइट होते जाती है। अभी इतनी खुली हुई है, तो जब आप इसको ऐसा घुमाओ, घूमेगी जब ये, तो एकदम टाइट होकर सिकुड़ती जाएगी है। और जब आप छोड़ देंगे तो फिर से खुलना चाहेगी, खुलने के लिए फिर से वापस घुमा देगी कुंडली को। तो यहाँ पर जो लगी हुई है इसको हम बोल रहे हैं हेयर स्प्रिंग। ये टर्मिनल T1 और T2 दो लगे हुए हैं इसमें। टर्मिनल T1 और T2 क्या है? आपने देखा कि जो कॉइल हम इसमें लपेटी है हमने, सॉफ्ट आयरन के बेलन के ऊपर ही कॉइल लपेटी ना फ्रेम में हमने, वो जो कॉइल हमने लपेटी है उसमें एक तरफ से जहां से लपेटना स्टार्ट किया होगा वो वाली वायर, और लास्ट में लपेटने के बाद जो वायर निकली होगी वो वायर। दो वायर है कि नहीं है? दो सिरे, एक सिरा इसमें टर्मिनल T1 में लगा देते हैं या करके, दूसरा सिरा उस वायर का यहां से ला करके टर्मिनल T2 में लगा देते हैं। अब जिस भी सर्किट में हमको वैद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाना होता है या करंट को मेजर करना होता है, उसके जो दो तार आते हैं वो दो तार इसी में आके जोड़ देते हैं। इनमें से एक में से करंट ऐसा कॉइल में अंदर जाएगी और एक में से करंट ऐसा बाहर आ जाएगी। तो ये दो तार आपके बाहर निकले रहेंगे, दोनों सिरे तार के, इसमें से एक से करंट को हम अंदर भेज सके और एक से करंट को हम बाहर निकाल सके। ये हो गया। ये आपका मेन फ्रेम लगा रहेगा। जब ये कॉइल ऐसा घूमेगी, ये कॉइल जब घूमेगी तो इसके साथ हम एक इंडिकेटर लगा देते हैं। देखिए, ये फिर से ये नर्म लोहे का बेलन है। नर्म लोहे के बेलन के ऊपर ऐसा आपने फ्रेम बना के प्लास्टिक का, उसी में तार लपेट दिया, इसी में पाइवट ऐसा लगे हुए हैं। हम क्या करते हैं, एक इंडिकेटर लगाते हैं। तो कहाँ लगाते हैं? ऐसा इसमें लगा देते हैं, इसी में वो इंडिकेटर ऐसा लगा दिया जाता है। अब क्या हो, और यहाँ पर स्केल लगा देते हैं, इससे कुछ दूरी पर ये एक स्केल लगा देते हैं। अब जब ये कॉइल, जैसे ही करंट हम फ्लो करवाते हैं तो ये कॉइल क्या होती है, घूमती है। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर ये कॉइल रखी ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी ये कॉइल जब ऐसा घूमती है ऐसा, तो इसका ये इंडिकेटर भी घूमता है। आप देखिए, ऐसे जब कॉइल घूमेगी तो ये इंडिकेटर भी उसका घूमेगा। और इंडिकेटर जहाँ चलता है वहाँ पर हमने एक स्केल लगा के रखा है, पैमाना। जब इस पे वो ऐसा चलता है तो हमको वो बताता है, इसमें 1 2 3 0 सब लिखा हुआ है। जिसके सामने आएगा हम समझ जाएंगे इतने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। नहीं समझ में आया? क्या करना है, फिर से एक बार ध्यान से देखिए। इसका जो डायग्राम का डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आपको कॉइल बनानी भी बता दी गई है, मैग्नेट का कुआं बनाना भी आपको बता दिया गया है। अब उस कॉइल को मैग्नेट के कुएं के भीतर हमने रख दिया। आप फिगर में भी देखें, आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। ये क्या चीज बनाया है, ये चीज हमने जो बनाई हुई है,
क्या है बताइए? चारों तरफ से ऐसा ये मैग्नेट बना हुआ है, उसका कुआं बना है बीच में। ये जो अंदर आप देख रहे हैं बेलनाकार, ये क्या लगा हुआ है? ये नर्म लोहे की बेलनाकार कोर लगी है और ये इसके ऊपर जो तार लिपटे हुए फ्रेम में, ठीक। इसके साथ ये क्या लगे हैं? ये दोनों ओर पाइवट लगे हैं। ये घूमना चाहिए ना, तो कैसे घूमेगा? पाइवट बना के लगा देंगे, फिर दोनों ओर से ये ऐसा घूम सकेगा जब पाइवट बन के लगा होगा। तो ये पाइवट लगे हैं। इसी के साथ यहां पर ऐसा इंडिकेटर लगा देते हैं इसी कॉइल में। तो जब ये कॉइल पूरी, जैसे ही करंट फ्लो कराते हैं, बल युग्मक आघूर्ण बनता है और ये ऐसा घूमने लगती है। तो जब ये घूमती तो ये इसका जो इंडिकेटर लगा है ये भी घूमता है और यही इसके सामने पैमाना लगाया हमने, स्केल, उस पर ये इंडिकेटर चलता है। बस इतना सा है। तार जो आप तार लपेटी है आपने, उसके दो टर्मिनल, दो सिरे होंगे कि नहीं होंगे? एक जिधर से लपेटना शुरू किया होगा आपने और एक जहां से लपेटना बंद किया होगा, दो सिरे हो गए। दोनों सिरों को बाहर लगे या टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देते हैं। अब जिस भी सर्किट में करंट मेजर करनी है आपको या उसकी उपस्थिति पता लगानी है, उसके दोनों सिरे आके इन्हीं टर्मिनलों T1 और T2 में हम कनेक्ट कर देंगे आकर के। ये हेयर स्प्रिंग लगी हुई है इसमें। इसका एक सिरा पाइवट में लगा होता है और दूसरा सिरा इसका मेन फ्रेम में लगा होता है। तो जब ये कॉइल ऐसा घूमती है, जब ये कॉइल ऐसा घूमना शुरू करती है मैग्नेट के इस कुएं के भीतर, तो जैसे जैसे ये घूमती है, नीचे लगी हुई ये हेयर स्प्रिंग जो पत्ती लगी होती है एक, ये क्या होने लगती है? टाइट होती है। बात समझ रहे हो? ये टाइट होने लगती है और टाइट होकर के फिर से क्या होना चाहती है? फिर खुलना चाहती है वो। तो अगर आप करंट फ्लो कराना बंद कर देंगे, जब तक करंट फ्लो करवाई, कुंडली पर क्या लग रहा है? बल युग्मक आघूर्ण लग रहा है, कॉइल ऐसे घूम रही है। इसी में इंडिकेटर भी लगा है तो वो भी ऐसा घूम रहा है, चल रहा है। तो जब तक आप करंट फ्लो करवाते हैं तब तक ये कॉइल ऐसा रोटेट होती है। जैसे ही आप, और कॉइल रोटेट होती है तो स्प्रिंग क्या होती है? टाइट होती है। अब जैसे ही आपने करंट फ्लो करवाना बंद कर दिया तो कॉइल के अंदर घूमना क्या हो जाएगा? बंद। बल युग्मक आघूर्ण खत्म उसका। अब जब बल युग्मक आघूर्ण खत्म तो उसका घूमना बंद। अब करंट की वजह से तो इसका घूमना बंद हो गया, लेकिन उतनी देर में ये हेयर स्प्रिंग का क्या हो चुका है? टाइट हो चुकी है। तो अब वो क्या करना चाहती है? वो फिर से अपनी पोजीशन पर आना चाहती है। पोजीशन पर आने के लिए फिर से वापस कॉइल को वहीं ले आएगी और इसका इंडिकेटर फिर से कहां पर आ जाएगा? जीरो पे। तो जितनी देर करंट फ्लो होगी ऐसा घूमेगी और एक निश्चित इंडिकेशन आपको देगी। जैसे ही आपने करंट फ्लो करवाना बंद कर दिया, फिर से वो अपने पुरानी पोजीशन पर आ जाएगी, जीरो पर। इसी का डिस्क्रिप्शन हमने लिखा हुआ है, आप देखें एक बार। इसमें नर्म लोहे की एक बेलनाकार क्रोड के ऊपर तांबे के पतले तार के कई फेरों को लपेटकर बनाई गई एक कुंडली होती है। कहाँ ये चीज जिसका जिक्र भी हुआ? ये इसके भीतर जो रखी हुई है, ये नर्म लोहे की बेलनाकार क्रोड है और उसके ऊपर तांबे के पतले तार के बहुत सारे फेरे लपेटकर एक कॉइल बना दी गई है। इस क्रोड के ऊपर व नीचे दोनों ओर एक एक नुकीले चूल लगे होते हैं। पाइवट को अंग्रेजी में हिंदी में चूल कहा जाता है। तो इस क्रोड के ऊपर और नीचे दोनों ओर एक एक नुकीले चूल लगे होते हैं। पाइवट देख ही रहे हैं आप उसमें, जिनकी सहायता से कुंडली मुख्य फ्रेम में अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर सकती है। इन्हीं की सहायता से तो घूमती है वो, दोनों तरफ। इसमें इधर लगा होता है, इसमें इधर। तो जब ऐसा ये पाइवट लगा होता है और ये मेन फ्रेम ऐसा है, तो ये इसमें ऐसा और ऐसा रोटेशन हो सकता है इसका। और ये चीज सिर्फ एक तरफ नहीं, दोनों तरफ होता है। अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर सकती है। इसमें किसी चूल के साथ दो पाइवट लगे हैं, किसी भी एक के साथ लगा दो या कुछ गैल्वेनोमीटर दोनों के साथ लगाते हैं। एक हेयर स्प्रिंग लगी रहती है, ये हेयर स्प्रिंग, इसे हिंदी में निलंबन पत्ती भी कहते हैं लोग। निलंबन पत्ती,
हेयर स्प्रिंग लगी रहती है जो कि कुंडली के घूमने पर एक प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न करती है। वही बताने का मतलब कि जब कॉइल ऐसा घूमेगी, ऐसे है कॉइल, ये कॉइल ऐसा घूमी तो नीचे वाली जो पत्ती लगी हुई है ऐसे गोल गोल, ये क्या होगी, ये टाइट हो जाएगी। जब टाइट हो जाएगी, वही बोला उन्होंने, घूमने पर एक प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न करती है, मतलब उल्टा बलयुग्म का आघूर्ण बनाती है। कॉइल अगर इस दिशा में घूमती है तो पत्ती उसे किस दिशा में घुमाना चाहती है, उल्टी दिशा में घुमाना चाहती है, तो उल्टी दिशा में एक टॉर्क बनाती है। सिंपल भाषा में, ये साइंस की भाषा में प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न करती है। देखिए, दो बलयुग्म के आघूर्ण है बेटा यहाँ पर। पहला बलयुग्म का आघूर्ण कौन सा, जो कॉइल में करंट के फ्लो होने से बना, जिसका फॉर्मूला था NIA/B। याद आया कुछ आपको? और ये वाला टॉर्क हमने अभी देखा कि कैसा होता है, फिक्स होता है, क्योंकि इसका साइन थीटा हम कितना कर चुके हैं, 1, और थीटा पर डिपेंड नहीं करता। तो एक तो जब करंट फ्लो करेंगे तो उसकी वजह से बलयुग्म का आघूर्ण बनेगा, कॉइल घूमेगी। दूसरा बलयुग्म का आघूर्ण कॉइल पर कहां लगेगा, ये पत्ती लगाएगी। और किस दिशा में, अगर करंट उसको इस दिशा में घुमाना चाहता है तो पत्ती वाला टॉर्क उसको इस दिशा में घुमाना चाहता है, उल्टी दिशा में। तो ये जो पत्ती वाला टॉर्क बनाना, इसको हम बोलते हैं बलयुग्म का, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। और दोनों टॉर्क एक दूसरे के कैसे हैं, उल्टी दिशा में। करंट का टॉर्क अगर उसको ऐसा घुमा रहा है कॉइल को, तो पत्ती वाला टॉर्क उसको ऐसा घुमाएगा, उल्टी दिशा में उसकी। बात समझ में आ गई आपको? और इस पत्ती जितना भी बलयुग्म का आघूर्ण लगाएगी, उस बलयुग्म के आघूर्ण को हम क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। इसमें दो चुंबकीय ध्रुव N व S होते हैं, जानते ही हैं। पूरा मैग्नेट का कुआं ही बनाया हमने वहां पर, एक साइड नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल, जो कि एक त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हमने पढ़ लिया है। तथा कुंडली इसी त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन के लिए स्वतंत्र होती है। उसी मैग्नेट के कुएं में ही तो कॉइल पड़ी हुई है, और उसी चुंबकीय क्षेत्र में कॉइल घूमने के लिए क्या है, फ्री है, घूम सकती है उसके भीतर। कुंडली के घूर्णन को एक संकेतक तथा एक पैमाने के द्वारा पढ़ लिया जाता है। संकेतक मतलब इंडिकेटर, ये इंडिकेटर लगा है देखो आप, तीर, और ये स्केल लगा है जिसे आप पैमाना बोलते हैं। तो कुंडली जितना भी घूमेगी, कितना घूमी हम ये कहां से पढ़ेंगे, इंडिकेटर और स्केल से पढ़ लिया करेंगे बार बार। कुंडली के तार के दोनों सिरों को दो टर्मिनलों T1 व T2 से जोड़ देते हैं। कुंडली का जो तार है, इसके दो सिरे आएंगे, एक सिरा ये और एक सिरा ये, लपेटने के बाद दोनों को दो टर्मिनलों T1 और T2 से हम जोड़ देते हैं, जो गैल्वेनोमीटर में ही लगे होते हैं। जब किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होती है कि उस परिपथ में करंट फ्लो हो रही है या नहीं फ्लो हो रही है, तो परिपथ के दोनों तार, वो जो जिस सर्किट में आपको पता लगाना है उसके दो तार आएंगे, वो दोनों तार इन्हीं टर्मिनलों T1 व T2 से जोड़ देते हैं आकर के। जैसे ही जोड़ेंगे, इसमें करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी तो करंट की वजह से एक बलयुग्म का आघूर्ण बनेगा। उसकी वजह से कॉइल क्या होना शुरू हो जाएगी, घूमना शुरू हो जाएगी। कॉइल घूमेगी, पत्ती टाइट हो जाएगी। पत्ती टाइट होकर उल्टी दिशा में बलयुग्म का आघूर्ण बनाएगी। उस बलयुग्म के आघूर्ण का नाम क्या रखेंगे, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, और उसको वापस लाना चाहेगी। दो बलयुग्म के आघूर्ण है, एक कौन बना रहा है, करंट, और दूसरा कौन बना रही है, ये पत्ती बना रही है, हेयर स्प्रिंग बना रही है। इन दोनों में से किसका बलयुग्म का आघूर्ण फिक्स होता है और किसका बदलता है? तो आंसर है करंट जो बनाती है बलयुग्म का आघूर्ण, ये फिक्स होता है, क्योंकि उसके लिए फॉर्मूले में हमने साइन थीटा 1 कर लिया है, NIAB। लेकिन जो ये पत्ती बलयुग्म का आघूर्ण बनाती है, ये लगातार बदलता है, लगातार बढ़ते रहता है। फिलहाल वो वर्किंग में हम लोग देखेंगे, अभी तो ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन और डायग्राम है इसका, ठीक है? तो आप इसे नोट कर लें। फोर्थ पॉइंट हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, कार्य विधि, कि आखिरकार जो गैल्वेनोमीटर है वर्क कैसे करता है। थर्ड पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन और डायग्राम। अब वर्क कैसे करता है, बहुत ही सिंपल है बेटा।
जब हमें इसको वर्क करवाना होगा, इससे करंट का पता लगाना है सर्किट में है या नहीं, या करंट को मेजर करना है, तो क्या करेंगे, जिस भी सर्किट में हमको करंट का पता लगाना है कि सर्किट में करंट जा रही है कि नहीं जा रही है, उस सर्किट को बीच में से ऐसा काट देंगे और या जो दो तार आएंगे सर्किट के, उनमें से एक तार हम T1 में बांध देंगे और दूसरा तार किस में बांध देंगे, T2। तो एक से करंट ऐसा कॉइल में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही करंट इस कॉइल में फ्लो होती है, जैसे ही करंट कॉइल में फ्लो होगी, इसमें करंट की वजह से एक बल युग्म का आघूर्ण बनेगा और वो बल युग्म का जो आघूर्ण बनता है वो कितना बनता है, हमने पढ़ा है NIA/B। याद आया आपको? क्योंकि उस फॉर्मूले में जो साइन थीटा होता है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बनाकर साइन थीटा हमने कितना कर दिया है, 1 कर दिया। करंट की वजह से एक बल युग्म का आघूर्ण बनता है और ये वाला बल युग्म का आघूर्ण फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। इसकी वैल्यू नहीं बदलती मतलब क्या, कि अगर करंट की वजह से 100 बल युग्म का आघूर्ण बना तो वो 100 से ऐसा घूमना शुरू कर देगी। जब ये कॉइल ऐसे घूमेगी बल युग्म के आघूर्ण की वजह से, तो उसके निचले साइड में लगी हुई निलंबन पत्ती भी क्या होने लगेगी, टाइट होना शुरू कर देगी। वो टाइट होती रहेगी और टाइट होते होते उल्टी दिशा में क्या बनाएगी, बल युग्म का आघूर्ण उल्टी दिशा में बनाएगी उसके। तो करंट उसको कैसा घुमाना चाहती है, करंट कॉइल को ऐसा घुमाना चाहती है, लेकिन जो निलंबन पत्ती टाइट हो रही है वो चाहती है कि ऐसा घूम जाए। निलंबन पत्ती भी बल युग्म का आघूर्ण बनाती है, कॉइल भी बल युग्म का आघूर्ण बन रहा है। कॉइल में किसकी वजह से बन रहा है, करंट की वजह से। निलंबन पत्ती में किसकी वजह से बन रहा है, उसके टाइट होने की वजह से। निलंबन पत्ती वाले बल युग्म के आघूर्ण का नाम हमने क्या रखा है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। इसमें से कौन फिक्स होता है, कौन परिवर्तनशील होता है, करंट वाला जो होता है ये फिक्स होता है। अगर ये 100 बना तो 100 से ही वैसा घूमती रहेगी, लेकिन निलंबन पत्ती के द्वारा जो बल युग्म का आघूर्ण बनता है ये उल्टी दिशा में, ये वाला कैसा होता है, ये परिवर्तनशील होता है। और परिवर्तनशील में कैसा, लगातार घटते जाता है कि बढ़ते जाता है, तो आंसर है लगातार। जैसे जैसे ये कॉइल घूमेगी लगातार निलंबन पत्ती वाला बल युग्म का आघूर्ण, जिसे हम प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कह रहे हैं, वो क्या होता चला जाएगा, वो बढ़ते जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, बाई चांस कॉइल वाला फिक्स वाला जो बना 100 बना, पत्ती टाइट होना शुरू हुई। शुरुआत में जब थोड़ी सी टाइट हुई तो इसने अपना उल्टा बनाया 10, कॉइल का कितना बन चुका 100, ये 100 ही रहेगा, ये फिक्स है। पत्ती थोड़ी सी टाइट हुई, इसने कितना बना दिया 10। अभी भी किसका ज्यादा है, करंट वाला, तो कॉइल और घूम जाएगी। जब और घूमेगी तो पत्ती थोड़ी सी और टाइट हो जाएगी। जब पत्ती और टाइट हो जाएगी तो वो बना लेगी अपना 40। अभी भी 100 इसका वाला ज्यादा है तो ये और घूमेगी कॉइल। अब जब और घूमेगी तो पत्ती और टाइट होगी। अब इसने और अपना बढ़ा दिया, इसने बढ़ा के कितना कर दिया 70। किसने अपना 70 कर दिया, हेयर स्प्रिंग ने। अभी भी कॉइल वाला कितना है 100 और इसका इधर वाला कितना उल्टा वाला 70। अब धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी जब इधर वाली भी कितना कर लेगी, पत्ती टाइट होकर के 100। अब इधर वाला भी 100, पत्ती वाला भी 100। अब क्या होगा, अब कोई ज्यादा नहीं है, इसलिए कॉइल का घूमना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जहां तक पहुंचेगा ये कॉइल घूम करके, जिस भी जगह तक पहुंचेगी वहां पर इसका संकेतक होगा, आप पढ़ लोगे 5 में है, 6 में है, 2 में है, 3 में है, कहां पर है। ना समझ में आया आपको, वही हमने वर्किंग यहां पर लिखी है। मैं एक बार फिर से आपको जल्दी से बता देता हूं वर्किंग भी क्या करते हैं। सबसे पहले जिस सर्किट में हमको पता लगाना होता है कि कितनी करंट है, उसके दोनों तार लाते हैं, कहां जोड़ देंगे बताइए, टर्मिनल T1 और T2 में। सर्किट का स्विच ऑन कर देंगे। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे कॉइल में करंट का बहना स्टार्ट हो जाएगा। करंट के फ्लो होने से कुंडली में एक बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न होगा। कितना होगा, NIA/B, क्योंकि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बना के साइन थीटा कितना कर लिया 1। और ये वाली वैल्यू फिक्स होगी या परिवर्तनशील होगी, ये फिक्स बनेगा। इस
गुण, इस बल युग्म के आघूर्ण की वजह से कुंडली का क्या होगा, घूमना शुरू कर देगी। अब जब वो ऐसा घूमेगी तो ये निलंबन पत्ती जो लगी हेयर स्प्रिंग, इसका क्या होगा, टाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। टाइट होते जाएगी, जैसे जैसे ये टाइट होती जाएगी वैसे वैसे इसका वाला बल युग्म का आघूर्ण क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। करंट वाला टॉर्क फिक्स है, इसका वाला जो रिस्टोरिंग टॉर्क है हेयर स्प्रिंग का वो इंक्रीज होता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा इसका वाला, जब तक कि दोनों के टॉर्क आपस में इक्वल नहीं हो जाते। और जब दोनों तरफ के टॉर्क आपस में इक्वल हो जाएंगे फिर कॉइल का घूमना बंद हो जाएगा। उस समय जहां भी पॉइंटर होगा स्केल में आप नंबर देख लो, पढ़ लो। नहीं समझ आया? अब देखिए कैसे लिखा इसको हमने। जब कुंडली में टर्मिनलों T1 व T2 की सहायता से वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, टर्मिनलों T1 और T2 में तो जोड़ेंगे जाके, करंट हमने फ्लो करवा दी, तो उसमें एक नियत बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। देखिए नियत, फिक्स, बिल्कुल बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में अपने अक्ष के परितः घूमने लगती है। जो कॉइल है वो अपने अक्ष के परितः ऐसा घूमना स्टार्ट कर देती है। कुंडली के घूमने से उसमें लगी निलंबन पत्ती, जिसका दूसरा नाम हेयर स्प्रिंग ले रहे हैं हम, टाइट होने लगती है। समझ आ रहा है ना आपको? पत्ती जो ऐसे लगी हुई है वो टाइट होते चली जाती है और धारा के कारण उत्पन्न बल युग्म के आघूर्ण, करंट की वजह से जो बल युग्म का आघूर्ण बना है उसकी विपरीत दिशा में एक प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न करती है। तो ये प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कौन उत्पन्न करता है, करंट या ये हेयर स्प्रिंग? हेयर स्प्रिंग। यह प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण नियत नहीं होता, कौन फिक्स नहीं रहता है, जो हेयर स्प्रिंग बनाती है। कौन वसा वाला बनाया है उसने, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। यह नियत नहीं होता है, बल्कि कुंडली के घूर्णन के साथ, मतलब जैसे जैसे कुंडली घूमती जाती है निरंतर बढ़ता रहता है, लगातार क्या होता जाता है, बढ़ते चला जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि धारा के कारण उत्पन्न बल युग्म का आघूर्ण, करंट की वजह से जो बना था, तथा निलंबन पत्ती के द्वारा विपरीत दिशा में उत्पन्न प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण परस्पर बराबर हो जाते हैं। ठीक, और कुंडली घूर्णन बंद कर देती है। तो इस समय तक जितना भी घूमेगी उसको हम कहां से पढ़ लेंगे? इस समय वो जितना भी घूमी होगी उसको हम संकेतक और पैमाना की सहायता से पढ़ लेते। अब बताइए ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? वर्किंग समझ आ गई सभी बच्चों को? नोट कर लें आप इस गैल्वेनोमीटर में। जो फिफ्थ पॉइंट आपका होगा वो है कैलकुलेशन का। छोटा सा कैलकुलेशन करना है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो जो करंट आपने फ्लो की उसकी वजह से कुंडली में एक फिक्स बल युग्म का आघूर्ण बना, तो कुंडली में उत्पन्न नियत बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा? कुंडली में उत्पन्न, या हम इसको ऐसा कर देते हैं, कुंडली में वैद्युत धारा के कारण कुंडली में वैद्युत धारा के कारण नियत बल युग्म का आघूर्ण, नियत बल युग्म का आघूर्ण। आपने देखा ही हुआ था कि नियत बल युग्म का आघूर्ण टाउ की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली थी, NIA इंटू बी। इसके साथ साइन थीटा होता था, लेकिन त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बना करके हमने साइन थीटा की वैल्यू हमेशा के लिए क्या कर दी, 1 कर दी, जिसकी वजह से कुंडली में वैद्युत धारा के कारण जो नियत बल युग्म का आघूर्ण बना था वो कितना बना था, NIA इंटू बी। ये तो फिक्स वाला है। और दूसरा बल युग्म का आघूर्ण कौन बना रहा था, हेयर स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग में आपको एक नई राशि यहां पर लेनी है। माना निलंबन पत्ती
जिसे आप हेयर स्प्रिंग कहते हैं। माना निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता। देखिए ये एक नई चीज है। मरोड़ दृढ़ता को हम अंग्रेजी में बोलते हैं टॉर्जनल रिजिडिटी। टॉर्जनल रिजिडिटी माना निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता के, ये हमने माना। ये क्या होती है अब इसको देख लेते हैं जरा। ये जो आपने हेयर स्प्रिंग लगाई उसकी ये टॉर्जनल रिजिडिटी है। ये होता ये है कि जब जो आपकी हेयर स्प्रिंग है, जब कॉइल 1 डिग्री से ऐसा घूमती है तो ये जितना बलयुग्म का आघूर्ण बनाती है ये पत्ती, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, उसको हम बोलते हैं मरोड़ दृढ़ता। तो मरोड़ दृढ़ता क्या चीज होती है? कुंडली के 1 डिग्री घूर्णन में, कुंडली के 1 डिग्री घूमने में निलंबन पत्ती के द्वारा उत्पन्न बलयुग्म का आघूर्ण। जैसे 1 डिग्री घूमती है कॉइल हमारी, कॉइल ऐसा 1 डिग्री घूमी, पत्ती टाइट हुई, पत्ती टाइट हुई, उसने कुछ बलयुग्म का आघूर्ण बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा। तो 1 डिग्री घूमने पर वो जितना बलयुग्म का आघूर्ण बनाएगी उसको हम बोलेंगे उस पत्ती की मरोड़ दृढ़ता। तो के क्या चीज है, मैं यहां पर लिखे भी दे रहा हूं। कुंडली के 1 डिग्री घूमने पर कुंडली के 1 डिग्री घूमने पर निलंबन पत्ती में उत्पन्न प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। ये होता है मरोड़ दृढ़ता। कुछ समझ में आया आपको? ठीक। निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता हमने मान ली के है, और मरोड़ दृढ़ता कहते किसको है? कुंडली जब 1 डिग्री ऐसा कोण से घूमती है तो वो निलंबन पत्ती थोड़ी सी टाइट हो जाती है, टाइट होके वो उल्टी दिशा में एक प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण बनाती है। तो कॉइल के केवल 1 डिग्री घूमने पर वो पत्ती जितना बलयुग्म का आघूर्ण बना ले उसी को हम बोलेंगे उस पत्ती की मरोड़ दृढ़ता, केवल 1 डिग्री घूमने पर। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि जब हमने करंट फ्लो की तो क्या पॉइंटर केवल 1 डिग्री ही घूमा होगा? ऐसा तो नहीं है, पॉइंटर तो ज्यादा घूमा होगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी घूम सकता है। हमने मान लिया कि वो 5 डिग्री घूमने के बाद रुकता है। माना संकेतक फाई कोण घूमने में, फाई कोण घूमकर रुक जाता है, तब निलंबन पत्ती के द्वारा उत्पन्न कुल प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। टाउ इज इक्वल टू, अब देखिए क्या हमने लिखा, माना संकेतक फाई कोण घूमकर रुकता है। जब पॉइंटर आपका था, हमने करंट फ्लो करवाने के बाद देखा कि वो फाई कोण तक ऐसा घूमा और उसके बाद रुका। इसका मतलब उसके बाद ही दोनों तरफ के टॉर्क बराबर हुए आपस में। ठीक, फाई कोण घूमकर रुका, तब निलंबन पत्ती के द्वारा उत्पन्न कुल प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। देखो
K क्या चीज है? 1 डिग्री घूमने पर निलंबन पत्ती में उत्पन्न प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण है 1 डिग्री, लेकिन कॉइल कितना घूमी है? फाई। तो जब 1 डिग्री कोण से घूमती है तो निलंबन पत्ती कितना प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न करती है? K के बराबर। वेरी गुड। तो फाई कोण घूमने पर वो उसने कितना उत्पन्न किया होगा? K इंटू फाई। मल्टीप्लाई करवा दें हम, K इंटू फाई। अब बताइए क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको? फिर से एक बार, माना निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता K है। किसी भी निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता किसको कहेंगे? आंसर है उस पत्ती को आप 1 डिग्री घुमाइए, 1 डिग्री, वो जितना उतनी देर में प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न करेगी उसे हम बोलेंगे उसकी मरोड़ दृढ़ता। तो इसका मतलब है पत्ती को 1 डिग्री घुमाने पर वो इतना टॉर्क बनाती है। तो हमने तो उसको कितना डिग्री घुमाया है? फाई कोण घूमने के बाद रुकी है। 1 डिग्री घूमने पर K टॉर्क बनता है, तो फाई कोण घूमने पर टोटल कितना टॉर्क बनेगा? K इंटू फाई। अब फिक्स वाला टॉर्क कितना था? करंट के द्वारा इतना बना, पत्ती ने कितना बनाया? इतना बनाया। और कॉइल रुके, इसके लिए क्या शर्त जरूरी है कि दोनों ओर के टॉर्क आपस में कैसे हो जाने चाहिए? बराबर हो जाने चाहिए। कुंडली की या कुंडली के संतुलन के लिए दोनों टाउ आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर। पहला वाला टाउ हमने क्या बनाया था? NIA इंटू बी। ये किसके बराबर होगा? K इंटू फाई के बराबर होगा। यहां से सॉल्व करके आप I की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? I निकालो, NAB उधर भेजना है हमको, तो N इंटू A इंटू बी इंटू फाई। ये करंट का फॉर्मूला बना। अब आप देख सकते हैं यहां पर K क्या है? निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता। N क्या है? कुंडली में तार के फेरों की संख्या। देखो मरोड़ दृढ़ता किसी भी पत्ती की कैसी होगी? फिक्स होगी, वो तो निश्चित होगी ना। पत्ती टाइट है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, पत्ती अगर बहुत मुलायम है तो इसकी वैल्यू कैसी होगी? कम। आप याद रखिए कि हेयर स्प्रिंग अगर सॉफ्ट है, हेयर स्प्रिंग सॉफ्ट है तो K की वैल्यू कैसी होगी? कम। लेकिन अगर हेयर स्प्रिंग हार्ड है तो K की वैल्यू कैसी होगी? ज्यादा होगी। फिर K की वैल्यू जितनी हार्ड पत्ती होगी उतना ही उसका K ज्यादा बनेगा। तो लेकिन एक स्प्रिंग के लिए, एक निलंबन पत्ती के लिए तो ये निश्चित रहेगा ना। N शुरू में एक बार जितने फेरे लगा देंगे उतने ही फेरे तो लगे रहेंगे गैल्वेनोमीटर में। A कॉइल का एरिया, एक बार गैल्वेनोमीटर बनाते समय जितना आप एरिया बना देंगे कॉइल का उतना ही तो रहेगा, बीच में तो नहीं बदल जाएगा ना अपने आप से। B मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए नॉर्थ और साउथ पोल लगाए हो, वो भी फिक्स। कहने का मतलब यूं कि ये K/NAB ये सारी चीजें कैसी हैं? कांस्टेंट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां K/N इंटू A इंटू B इज इक्वल टू कांस्टेंट। और आप जानते हैं इसको, ये किसके लिए कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट है किसी एक गैल्वेनोमीटर के लिए, इसलिए इसका नाम रखा गया गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसका नाम क्या रखा गया? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और इसको हम लोग काहे से प्रदर्शित कर सकते हैं? G से, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अगर हम इसको G से प्रदर्शित कर सकते हैं तो यहां पर G लिखोगे, फिर आपको क्या मिलेगा? Therefore I is equal to कैपिटल G इंटू फाई। अब G क्या चीज है? G इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ये केवल उसी समय बदला जा सकता है जब आप गैल्वेनोमीटर नया नया बना रहे हैं, उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं, उस समय केवल आप इसकी चीजों को बदल सकते हैं।
उसमें के बदल सकते हैं, मुलायम पत्ती लगा दो, हार्ड लगा दो, के बदल जाएगा। फेरे कम ज्यादा कर दो, एन बदल जाएगा। एरिया को बड़ा कर दो, छोटा कर दो, उससे ए चेंज कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ा घटा सकते हैं उस समय आप। तो एक बार उसी समय केवल इसको आप चेंज कर सकते हैं जब आप गैल्वेनोमीटर का निर्माण कर रहे हैं उस समय। एक बार बना दिया फिर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब ये जी कैसा है? कांस्टेंट, इसलिए हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं बेटा इसको, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। फाई क्या चीज है? जितना कोण घूम करके कॉइल ऐसे जाके रुकी है, फाई कोण घूम कर रुकी है, वो फाई कोण यहां पर यूज हुआ। अब एक चीज यहां पर आप देख सकते हैं, जितना ज्यादा कोण घूम कर रुकेगी, इसका मतलब है उस सर्किट में उतनी ही ज्यादा क्या है? करंट है। अगर कॉइल 30 डिग्री घूम के रुक गई तो कुछ करंट उसमें आ रही है। हमने दूसरा सर्किट लगाया, अब वो 60 डिग्री कोण जाके रुक रही है। इसका मतलब क्या है? पहले वाले सर्किट से बाद वाले सर्किट में करंट की वैल्यू ज्यादा है। और अगर वो 10 डिग्री पर ही रुक गई अगर, इसका मतलब पहले सर्किट से बाद वाले सर्किट में करंट कम है। तो करंट जितनी ज्यादा आप फ्लो करवाते जाएंगे उतना ही ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन आता चला जाएगा। अब आप बताएं कि क्या कैलकुलेशन आपको समझ आ गया? ठीक है, नोट कर लें। गैल्वेनोमीटर में आपको एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड है, और वो आपको पढ़नी है, जिसे हम गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बोलते हैं। हिंदी में उसको हम सुग्राहिता कहते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट 6th पॉइंट होगा वो गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता पढ़ेंगे हम। सुग्राहिता, सेंसिटिविटी, आप हमेशा याद रख लें कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सुग्राहिता, उसकी सेंसिटिविटी जितनी ज्यादा होती है वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही अच्छा माना जाता है। इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी जितनी ज्यादा होती है उसको उतना ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लेंगे, आप ये चीज विभव मापी में भी आपने की थी, पोटेंशियोमीटर, कि पोटेंशियोमीटर जितना ज्यादा सुग्राही होगा वो उतना ही बेस्ट माना जाएगा। तो बेटर क्वालिटी का मतलब होता है मोर सेंसिटिव। आप याद रख लीजिए ये चीज कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट बेटर क्वालिटी का है तो वो बेटर क्वालिटी का कब होगा? जब वो मोर सेंसिटिव होगा। जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी जो है ना वो अच्छी मानी जाती है। तो सेंसिटिविटी 0.6 हमारा आर्टिकल है। सेंसिटिविटी में गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी है गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी? गैल्वेनोमीटर में 2 प्रकार की सुग्राहिता होती है। दो प्रकार की सुग्राहिता होती है। इसमें एक सुग्राहिता होती है जिसे हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, धारा सुग्राहिता, और दूसरी होती है जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सुग्राहिता। तो सबसे पहले हम पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है धारा सुग्राहिता, जिसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। गैल्वेनोमीटर में आपने सेंसिटिविटी को ऐसा समझ सकते हैं आप कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है और उस गैल्वेनोमीटर में आपने 1 एम्पियर करंट भेजी। 1 एम्पियर करंट हमने भेजा और देखा गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है, उसका जो इंडिकेटर है, वो ऐसा 2 डिग्री चला गया। कितनी करंट हमने भेजी? 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर करंट भेजने से उसका इंडिकेटर
2 डिग्री ऐसे चला गया। हमने एक दूसरा गैल्वेनोमीटर लिया, इस वाले को रख दिया, एक दूसरा गैल्वेनोमीटर लिया, उसमें भी हमने 1 एम्पियर करंट भेजी, 1 एम्पियर उसमें भी हमने भेजी। अब हम क्या देखते हैं कि उसका जो पॉइंटर है वो बहुत थोड़ा सा चला, 1 डिग्री भी पूरा नहीं चल पाया। पहले वाले गैल्वेनोमीटर में हमने 1 एम्पियर करंट भेजी थी, 2 डिग्री चला था। दूसरे वाले गैल्वेनोमीटर में भी हमने 1 एम्पियर करंट भेजी, अब ये 1 डिग्री भी नहीं घूम पाया। तो कौन ज्यादा सेंसिटिव माना जाएगा? आंसर है पहले वाला ज्यादा सेंसिटिव माना जाएगा, जिसमें 1 एम्पियर करंट देने से उसका इंडिकेटर ज्यादा चले, थोड़ी करंट देने से इंडिकेटर ज्यादा एंगल से घूम जाए, ऐसा गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव माना जाएगा। एक तीसरा गैल्वेनोमीटर भी हमने लिया, उसमें भी हमने 1 एम्पियर करंट भेजी। अब उसमें भी 1 एम्पियर करंट भेजी और हमने देखा उसका इंडिकेटर ऐसा 5 डिग्री चला गया। अब सबसे पहले वाले गैल्वेनोमीटर को 1 एम्पियर करंट देने से 2 डिग्री चला, दूसरा वाला गैल्वेनोमीटर 1 एम्पियर करंट देने से 1 डिग्री भी नहीं चल पाया, तीसरा वाला गैल्वेनोमीटर को 1 एम्पियर करंट देने से 5 डिग्री चला गया। अब सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन है? जो 5 डिग्री चला गया, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव। तो सेंसिटिवनेस हम कैसे नापते हैं? एंगल से नापते हैं। 1 एम्पियर करंट सबको दो, आप कई गैल्वेनोमीटर रख लो, सबको 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर सबको दो। जिसका इंडिकेटर जितना ज्यादा घूम जाएगा, हम जान जाएंगे कि वो वाला गैल्वेनोमीटर उतना ही ज्यादा सेंसिटिव है। कुछ समझ में आया आपको? तो सेंसिटिवनेस की करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं क्या? कि गैल्वेनोमीटर में एकांक धारा से, 1 एम्पियर करंट का क्या मतलब है? एकांक धारा। गैल्वेनोमीटर में एकांक वैद्युत धारा से जितना विक्षेप मिलता है उसे हम गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। अगर विक्षेप ज्यादा मिले मोर सेंसिटिव, विक्षेप कम मिले लेस सेंसिटिव, बस। तो डेफिनेशन बना लेते हैं तो फिर इसकी हम लोग, गैल्वेनोमीटर में एकांक वैद्युत धारा से 1 एम्पियर करंट से संकेतक का इंडिकेटर जो लगा था उसका जितना विक्षेप हमको मिलता है उसे उस गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी। इसे हम IS से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे IS, S एज अ सफिक्स से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू एकांक धारा से जितना विक्षेप मिलता है उसी को तो बोलते हैं, तो विक्षेप बटे धारा। एकांक धारा से, यूनिट करंट से जितना डिफ्लेक्शन आपको मिलता है दैट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। और करंट सेंसिटिविटी को कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? IS से, सेंसिटिविटी ऑफ करंट। I stands for current and S stands for sensitivity. So sensitivity of current is equal to deflection upon current. यहां से हम करंट सेंसिटिविटी को मेजर करते हैं। अब अभी अभी हाल ही में आपने पढ़ा हुआ है I का हमने एक ये फॉर्मूला बनाया हुआ है, I इज इक्वल टू K अपॉन NAB इंटू फाई। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि मुझे फाई की वैल्यू बताओ या सीधे फाई अपॉन आई की वैल्यू बताइए, फाई अपॉन आई, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, ये आई उधर भेज दीजिए और ये पूरा इधर लेते चले आइए, तो फाई अपॉन आई की वैल्यू आपको जो मिलेगी ये ऊपर आ जाएगा और के अपॉन में आ जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगी? फाई अपॉन आई की वैल्यू। इस तरह से करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू आपको मिलेगी N इंटू A इंटू B अपॉन K। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेंसिटिविटी ऑफ करंट इन गैल्वेनोमीटर विच इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब इस फॉर्मूले को देखकर आप समझ सकते हैं
कि गैल्वेनोमीटर की जो करंट सेंसिटिविटी होती है, जो उसकी धारा सुग्राहिता है, वो किस किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, कॉइल जो आपने बनाई थी उसमें तार के फेरों की संख्या पर डिपेंड करती है, कुंडली के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करती है, और इसके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा, यह है निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता, हेयर स्प्रिंग का टॉर्जनल रिजिडिटी, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करती है। अब अभी अभी हमने एक बात और आपको बताई कि अगर आप सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट चाहते हैं तो सेंसिटिविटी कैसी चाहिए, ज्यादा या कम? बेटर क्वालिटी मींस मोर सेंसिटिव। इंस्ट्रूमेंट जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो आप क्वालिटी कैसी चाहते हैं, अच्छी या बुरी? गैल्वेनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट, तो आप उस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी अच्छी चाहते हैं या बुरी क्वालिटी का चाहते हैं? ऑब्वियसली सभी लोग अच्छी क्वालिटी का चाहते हैं, और अगर हम अच्छी क्वालिटी का चाहते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब इस फॉर्मूले को देखकर बता सकते हैं कि सेंसिटिविटी ज्यादा कैसे कर सकते हैं हम, बिकॉज ऑल ऑफ अस वांट अ बेटर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट, and for better quality it is necessary that sensitivity should be more, sensitivity सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अब sensitivity ज्यादा करना है तो आप क्या करेंगे? sensitivity को क्वांटिफाई हमने कर लिया है, फॉर्मूला देखकर आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए देन व्हाट शुड वी डू, हमको क्या करना चाहिए उसके लिए? ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप भी समझिए। करंट सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए हमको, उसके लिए कुंडली में फेरों की संख्या कैसे करेंगे, ज्यादा या कम? ज्यादा फेरे लगाएंगे। वेरी गुड। कुंडली का क्षेत्रफल कैसा रखेंगे? ज्यादा कुंडली का बड़ा क्षेत्रफल बनाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता कैसी रखेंगे? ज्यादा रखेंगे, उससे भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। और मरोड़ दृढ़ता कैसी रखेंगे? जो हेयर स्प्रिंग लगाएंगे, मरोड़ दृढ़ता को कम रखेंगे क्योंकि ये विलोमानुपात में है। कम मरोड़ दृढ़ता वाली स्प्रिंग लगाएंगे। इसका मतलब स्प्रिंग कैसी लगाएंगे? हार्ड लगाएंगे कि सॉफ्ट स्प्रिंग लगाएंगे? सॉफ्ट स्प्रिंग लगाएंगे। अभी हमने बताया था आपको कि सॉफ्ट स्प्रिंग है तो मरोड़ दृढ़ता कैसी होगी? कम, और हार्ड स्प्रिंग है तो मरोड़ दृढ़ता कैसी होगी? ज्यादा। तो आप कैसी स्प्रिंग लगाएंगे ताकि मरोड़ दृढ़ता कम रहे? स्प्रिंग हम वहां पर लगाएंगे, सॉफ्ट स्प्रिंग लगाएंगे। ऐसा करके हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ समझ आया आपको? तो हम इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। धारा सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए, धारा सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए फर्स्ट पॉइंट आप क्या करना चाहेंगे? कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रखेंगे। कुंडली में फेरों की संख्या अधिक। पहला। दूसरा काम आप कौन सा करेंगे जिससे सेंसिटिविटी ज्यादा रहेगी? कुंडली बड़े क्षेत्रफल की बनाएंगे, कुंडली का क्षेत्रफल अधिक रखेंगे। कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। थर्ड नंबर, चुंबकीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र जो होना चाहिए वो प्रबल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होने चाहिए, लगे होने चाहिए।
स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स। आप जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाएंगे सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा आपको मिलेगी। और चौथा आप क्या करेंगे, मरोड़ दृढ़ता को कम रखेंगे, कम मरोड़ दृढ़ता वाले स्प्रिंग यूज करेंगे। कम मरोड़ दृढ़ता वाली निलंबन पत्ती जिसको आपने बोला था हेयर स्प्रिंग, तो कम मरोड़ दृढ़ता वाली निलंबन पत्ती का प्रयोग करेंगे, और कम मरोड़ दृढ़ता किस निलंबन पत्ती की होगी, वैसी हेयर स्प्रिंग सॉफ्ट हेयर स्प्रिंग होनी चाहिए। इट मीन्स वी विल यूज अ सॉफ्ट हेयर स्प्रिंग। हम एक सॉफ्ट हेयर स्प्रिंग का प्रयोग करेंगे। तो ये है करंट सेंसिटिविटी। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, गैल्वेनोमीटर में एकांक करंट भेजने से, 1 एम्पीयर करंट भेजने से पॉइंटर जितना डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जितने डिग्री चला जाएगा, उसी को गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता कहेंगे। IS से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका फॉर्मूला phi/I होगा। phi/I हमने वहां से निकाला NAB/K। आपको याद होगा ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी है, ठीक है। तो दूसरी चीज हमने बताया आपको कि हम इंस्ट्रूमेंट ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव होने पर क्वालिटी उसकी अच्छी रहती है। तो धारा सुग्राह्यता बढ़ा कैसे सकते हैं, इतने काम कर सकते हैं आप बनाते समय। उसको कुंडली में तार के ज्यादा फेरे लगाएं आप, कुंडली का एरिया थोड़ा बड़ा रखें, चुंबकीय क्षेत्र जो वहां पर लगाए मैग्नेट्स, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स आप यूज करें, और जो निलंबन पत्ती यूज कर रहे हैं जो कि पाइवट के साथ लगी हुई थी ऐसे हेयर स्प्रिंग, उसको मुलायम वाली लगाएं, बहुत टाइट वाली मत लगाइए उसको आप। अगर ऐसा आप कर लेते हैं देन दैट गैल्वेनोमीटर विल बी मोर सेंसिटिव। मोर सेंसिटिव मीन्स इट विल बी ऑफ अ बेटर क्वालिटी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। सेंसिटिविटी में, गैल्वेनोमीटर में एक और सेंसिटिविटी हमको पढ़नी है जिसका नाम है वोल्टेज सेंसिटिविटी। आप इसको नोट कर लीजिए, हम वोल्टेज सेंसिटिविटी पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ अलग नहीं है, जैसे आपकी करंट सेंसिटिविटी है वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी है। दोनों में फर्क बस इतना है, करंट सेंसिटिविटी क्या किसको बोला था हमने, 1 एम्पियर करंट दीजिए, जितना डिफ्लेक्शन आएगा वो करंट सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी किसको बोलेंगे, 1 वोल्ट विभवांतर लगाइए, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिए, जितना डिफ्लेक्शन आएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी में करंट सेंसिटिविटी में ही मैं थोड़े से परिवर्तन करके इसको बना दूंगा, आप भी ध्यान से देखें। ये सेकंड इसका पढ़ रहे हैं हम, और इसका नाम है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या डेफिनेशन बनेगी, गैल्वेनोमीटर में एकांक, और अब वैद्युत धारा की जगह हमको क्या लिख देना है, विभवांतर। गैल्वेनोमीटर में एकांक विभवांतर से संकेतक का जितना विक्षेप प्राप्त होता है उसे उस गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता बोला था। अब क्या बोलेंगे कि वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। इसे प्रदर्शित करने के लिए करंट सेंसिटिविटी थी तो IS लिखा हुआ था, वोल्टेज सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट हम करेंगे VS से, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, फॉर्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला करंट सेंसिटिविटी में phi/I आया था, डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में आएगा डिफ्लेक्शन अपॉन वोल्टेज।
बस इतना सा फॉर्मूला होगा। अब इसे थोड़ा सा और कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। फाई की वैल्यू क्या होगी वहां से फाइंड आउट करिए, यहां से निकाल लीजिए फाई की वैल्यू। तो के मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या मिलेगी फाई की वैल्यू आपको? फाई की वैल्यू मिलेगी NIAB अपॉन के। ठीक है, फाई की जगह पर हमने लिख दिया NIA इंटू B अपॉन के। अभी हमने केवल फाई की जगह पर लिखा हुआ है, अभी V की वैल्यू लिखनी है। V का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, V इज इक्वल टू IR, याद है आपको? V का फॉर्मूला IR, तो हम इस V की जगह पर नोट कर देते हैं I इंटू R। यहां कैपिटल R क्या चीज है? कैपिटल R प्रतिरोध है। किसका? कुंडली में लगे तार का। कॉइल में जो तार लपेटा है आपने कॉपर का, उसका रेसिस्टेंस है, उसका प्रतिरोध है। अब आप देखें, I से आप I कैंसल कर सकते हैं, I से I कैंसल हो जाएगा। फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको? वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मुझे मिला 1 अपॉन R, बाहर कर दिया हमने, 1 अपॉन R बाहर कर लिया। अभी अंदर बचेगा NAB अपॉन K, ये बचा NAB अपॉन K। ये आ गया आपके वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। और एक चीज देखिए, NAB अपॉन K, अभी अभी आप इसको पढ़ के आए हैं, ये करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आया था, तो हम इसकी जगह पर करंट सेंसिटिविटी लिख सकते हैं। इस तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी का एक और फॉर्मूला मिला 1 अपॉन R। NAB अपॉन K की जगह पर हम क्या नोट कर सकते हैं? IS। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला और मिल गया। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का मेन फॉर्मूला ये आपका 1 अपॉन R NAB अपॉन K, और NAB अपॉन K इज करंट सेंसिटिविटी, तो हम इसकी जगह पर क्या नोट कर सकते हैं? IS, तो हमने वो नोट कर दिया इस पे। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी के डेफिनेशन, ये उसका फॉर्मूला। अब फिर से वही बात आती है कि गैल्वेनोमीटर जब आप बनाएंगे तो आप वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा चाहेंगे या वोल्टेज सेंसिटिविटी आप कम चाहते हैं? अभी अभी हमने बताया है मोर सेंसिटिविटी मीन्स बेटर क्वालिटी। तो अब आप मुझे बताओ, क्वालिटी अच्छी चाहते हो कि बुरी? सभी अच्छी क्वालिटी का चाहते हैं, और अगर अच्छी क्वालिटी का बनाना है तो सेंसिटिविटी कैसी चाहिए? फिर हमको ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए। हम फिर से वोल्टेज सेंसिटिविटी भी ज्यादा चाहते हैं। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करना चाहिए? हमको वोल्टेज सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए फिर से आप इसका फॉर्मूला देखिए। फेरों की संख्या कैसे रखोगे? तार के जो फेरे लगाओगे ज्यादा रखेंगे, कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। क्षेत्रफल कैसा रखेंगे? अधिक, क्षेत्रफल भी हमने अधिक कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए? प्रबल चुंबक लगे होने चाहिए, ताकि बी ज्यादा होगा तो सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। के कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। के कम होने से भी वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। तो वो चारों तो यहां लिखे हुए। वोल्टेज सेंसिटिविटी में एक क्वांटिटी और आ गई है, और वो कौन सी क्वांटिटी है? रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस किसका है? अभी मैंने बताया, कुंडली में लिपटे हुए तार का ये रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस आप कैसा चाहते हो? रेसिस्टेंस आप कम चाहते हो। कम होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। अच्छा, क्या आप सभी स्टूडेंट्स को रेसिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला था रो L अपॉन A। समझ आया आपको? यही तो फॉर्मूला था, जहां रो क्या था? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी इसको बोला गया था। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता इसका नाम रखा गया था। L कंडक्टर की लेंथ है, A उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मोटाई आप समझ सकते हैं। ठीक,
अभी अभी आपने मुझे बताया कि अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो ये 4 चीजें तो मुझे चाहिए। एक और लास्ट आपने बताई हमको कि ऐसा और कर दीजिए तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। 5th में आपने क्या बताया, मुझे क्या कर देना चाहिए, मुझे प्रतिरोध कम से कम रहना चाहिए। किसमें? कुंडली में लिपटे हुए तार का। कुंडली में लिपटे हुए तार का प्रतिरोध, ये जो कैपिटल R है, ये कम से कम रहना चाहिए। कम से कम होना चाहिए। आप कैसे कम कर सकते हैं बताइए, क्या आप बता सकते हैं? रेसिस्टेंस कम तो चाहते हैं आप, लेकिन आप ये कर कैसे सकते हैं? 2 काम। रो तो मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो रेसिस्टेंस कम करने के लिए या तो लेंथ कम कर दो तार की, और या तो फिर एरिया को क्या कर दो, बड़ा कर दो, मोटा कर दो तार। भाई आपको रेसिस्टेंस कैसा चाहिए बेटा? कम चाहिए। अगर आप R कम चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। R को कम करने के लिए या तो लेंथ कम कर दो, और या तो फिर एरिया बड़ा कर दो, तार मोटा कर दो, थोड़ा जो आप लपेट रहे हैं मोटा तार लपेटिए कॉपर का। कौन सा काम करना पसंद करेंगे आप? तार की लंबाई कम करना, लंबाई अगर कम कर दोगे उससे भी रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तार मोटा कर दोगे, ए ज्यादा कर दोगे, उससे भी रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आप कौन सा काम करना चाहेंगे? तार की लंबाई कम करके R कम करना चाहेंगे, या तार को मोटा बना के R कम करना पसंद करेंगे आप? लंबाई कम कर दें, लंबाई कम कर दें तो ठीक रहेगा। मोटा कर दें, लंबाई कम ना कर दें, क्यों? वेरी गुड। आप देखें, अगर आपने वायर की लंबाई कम कर दी, लंबाई कम करके भी हम रेसिस्टेंस को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इतने के बजाय इतना ही लंबा तार लिया केवल, तो अब जब आप लपेटने जाएंगे, कॉइल बनाएंगे, तो फेरे कम पड़ जाएंगे। और हमने शुरू में लिखा है फेरों की संख्या कैसी होनी चाहिए, तो तार की लंबाई तो नहीं कम कर सकते। लंबाई कम करके, फिर से बताइए मुझे, लंबाई कम करके रेसिस्टेंस कम होगा या नहीं होगा? हो तो जाएगा, लेकिन हम लंबाई कम करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लेंथ को कम करने से रेसिस्टेंस कम तो हो जाएगा, पर फेरे उधर कम पड़ जाएंगे। फेरे कम होने से फिर सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, तो हम ये नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो तार उसमें लपेटेंगे, कॉइल बनाएंगे, थोड़े मोटे साइज का तार लगाएंगे, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा बड़ा लगा देंगे, तो मोटे तार को लपेट देंगे। मोटे तार को लपेटने से क्या होगा, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट भी उस पे आ जाएगा। अब आपको समझ आ गया? तो ये गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सुग्राह्यता आपकी हो गई। तो इस तरह से आपने जो भी गैल्वेनोमीटर पढ़ा, पूरे के पूरे गैल्वेनोमीटर में हमने कितने पॉइंट्स बना के पढ़े? 6। आप जब पॉइंट बना के किसी चीज की स्टडी करते हैं तो उसके सारी चीजें कवर भी हो जाती, सारी चीज हम पढ़ भी लेते हैं, और उसको जब आप हेडलाइन बना बना के लिखते हैं तो कॉपी में भी अच्छा लगता है। और अगर गैल्वेनोमीटर आपका एग्जामिनेशन में आता है और अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, देन यू कैन कलेक्ट मोर एंड मोर नंबर्स, मार्क्स आप ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं। तो सेंसिटिविटी भी हमने पढ़ ली, और अभी आपका पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर कंप्लीट है। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है।